मैं ये दुबई का सुन रहा हूँ, तो क्या इसके अंदर कोई घपला है जो इतनी पीआर और इतनी मार्केटिंग हो रही है? ये क्यों हो रहा है और अभी क्यों हो रहा है? दुबई रियल एस्टेट, दुबई की कई सारी बातें, दुबई के कई सारे सच, कई सारे झूठ। इस कहानी को और इस कहानी के सच को बताने के लिए आज हमारे पास एक दर्जी के बेटे आए हुए हैं। बुरहानपुर शहर से आता हूँ, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। वहाँ पे हमारा मतलब मैंने स्कूलिंग करी है और मेरे फादर जो थे टेलर थे, तो दुबई जाने के लिए पैसा नहीं था तो बाइक बेची थी। तो आप कह रहे हो, लेट्स सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप उसको दुबई के बैंक अकाउंट में दिरहम में कन्वर्ट करके रख दो। वो 25 से जब 30 होगा तो रुपए में कन्वर्ट करके। जब दुबई सोचता हूँ तो खूब सारा पैसा होना चाहिए, तब दुबई जा पाऊंगा मैं, ये आता है थॉट। दूसरी बात है कि वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी है। हमने कई सारी ऐसी रील्स देखी हैं, लोग अपना कोई गाड़ी की चाबी छोड़ दे रहा है, कोई अपने गड्डी छोड़ दे रहा है, और कोई महंगी महंगी चीज़ें सड़क पे छोड़ दे रहे हैं, गाड़ी में छोड़ दे रहे हैं, और फिर घूम के आते हैं और फिर वो मिल जाती है। आई एम अ पोर्टफोलियो मैनेजर। अरे सब बकवास है, आप दलाल हो, एक्सेप्ट कर लो। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा है। और इस पे एक और बात मैं बताऊंगा, रियल एस्टेट एज अ करियर कोई नहीं कर रहा है, मेरे अलावा कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। आप हो क्या भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। सबसे बड़ा चीटर मंगल, क्योंकि मंगल डिफेंस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जब हम पूछते हैं कि कौन सा प्लेनेट चीटिंग करवाता है, हाँ, कौन सा प्लेनेट फ्रॉड करवाता है, स्कैम करवाता है, वो नहीं है कि मैं चैरिटी करूं, मंदिर बनाऊं आगे बढ़ने के लिए। मेरा मन ऐसा है कि मैं किसी के लिए भी जो कर सकता हूं मैं कोशिश करता हूं कितना मैं किसको हेल्प कर सकूं। इंटरनेट पे बहुत टाइम से आप देख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं से कोई वीडियो, कोई रील, कोई शॉर्ट, कोई यूट्यूब पॉडकास्ट आपके सामने आ जाता होगा, जहां पर एक शहर की बहुत बात होती है और उसका नाम है हबीबी कम टू दुबई। दुबई रियल एस्टेट, दुबई की कई सारी बातें, दुबई के कई सारे सच, कई सारे झूठ, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी। और इस कहानी को और इस कहानी के सच को बताने के लिए आज हमारे पास एक दर्जी के बेटे आए हुए हैं, जिन्होंने एक टाइम पे अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक गिरवी रख दी थी, और आज वो, मैं नहीं बताऊंगा, आज आप उन्हीं की जुबानी सुनिए उनकी कहानी और सुनिए दुबई का सच। ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनिंग होगा, खासकर उनके लिए जो सपने देखते हैं, खासकर उनके लिए जिनको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, और खासकर उनके लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी लिमिट तय अभी तक नहीं करी है। आज आप एक कहानी सुनेंगे ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम विनय शाह है, जिन्होंने कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाया, कुछ ना करने से कमाल कर दिया। आइए समझते हैं। विनय शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपके ऊपर हमने जितना समय रिसर्च करी, जितने वीडियोस आपके देखे, जितने आर्टिकल्स आपके बारे में पढ़े, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, और ये एक ऐसी कहानी है जो मोटिवेट करती है। लेकिन इस कहानी में एक करियर जुड़ा हुआ है आपका, जो कि डर पैदा करता है बहुत सारे इंडियंस इंक्लूडिंग मी। तो आज मैं चाहूँगा कि आप मेरे डर दूर करो, मेरे साथ साथ बहुत लोगों के डर दूर करो। हम सिर्फ सच बात करेंगे, ऑनेस्ट बातें करेंगे। और सबसे पहले तो आपने मुझे बताया था कि आप जहाँ जाते हो लोग आपको पहचान जाते हैं। अगर वो 1% कोई आपको नहीं जानता हो तो कौन है आप, कौन है विनय शाह? तो विनय शाह अगर मैं बात करूं, कोई नहीं, एक छोटा सा मामूली सा एक लड़का है जिसके मन में बहुत कुछ करने का इरादा था और पता नहीं था कैसे होगा, क्या होगा। एक टाइम था जब खाने पैसे नहीं थे, वहां से आज रोल्स रॉयस है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, बहुत बड़ा नाम है। और इस नाम को और बहुत बड़ा करना है, उसके लिए मैं आज भी, पहले मैं जब कुछ नहीं था तब 8 10 12 घंटे काम करता था, फिर थोड़ा कुछ करा तब 16 घंटे काम करता। आज नंबर 1 पे बने रहने के लिए 20 घंटे काम करता हूँ। तो आगे ही बढ़ना है और लोगों को गाइड करना है। जब आप कहते हो कुछ नहीं था, तो उसकी थोड़ी पिक्चर बनाइए लोगों के मन में, वो पिक्चर कैसी थी? देखिए, मैं बेसिकली जो है बुरहानपुर शहर से आता हूँ, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। वहाँ पे हमारा मतलब मैंने स्कूलिंग करी है और मेरे फादर जो थे टेलर थे। अब हुआ क्या कि पापा की जब तबीयत खराब हुई, सोल अर्नर थे घर के, तो फिर आपको पता है कि मेडिकल में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। हम लोग जिस परिवार से आते, जिस बैकग्राउंड से आते, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस और ये सब चीज़ें उस टाइम पे इतनी होती नहीं थी सब कुछ। और होता भी था तो हमको नॉलेज भी नहीं था, नॉलेज होगा भी तो भी भाई हमारे पास दूसरे खर्चे थे, ये नहीं कर सकते थे। तो उसमें बहुत पैसा लग गया। फिर मैंने एजुकेशन कंप्लीट करी मेरी जैसे तैसे, पुणे से एमबीए किया, बहुत अच्छी कॉलेज थी इंदिरा। और मेरा जो माइंड डेवलप हुआ एक्चुअली, मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ जहाँ से भी आप कुछ सीखो, जो कुछ अच्छा करो, उसका नाम लो, उसको हमेशा लाइफ में याद रखो।
लोग क्या करते हैं, जब कुछ नहीं होते तब रिक्वेस्ट करते, पैर पकड़ते, जब बन जाते तब गला पकड़ते। ये रियलिटी है, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो मैं हमेशा याद रखता हूँ हर किसी को, किसी ने अगर मेरे को थोड़ा भी हेल्प किया मैं याद रखता हूँ। तो कॉलेज हमें दुबई लेके गई थी, और दुबई का हमने जब टूर किया, इंडस्ट्रियल टूर, और वहाँ पे एजुकेशनल टूर होता है बेसिकली 4-5 दिन का, तब मुझे लगा कि यार ये लाइफ चाहिए। तो वो पूरा माइंड चेंज हो गया। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो कि जब पैसे नहीं थे तो भाई दुबई कैसे जा रहे हैं, महंगी कॉलेज में कैसे पढ़ रहे हैं। वही बता देता हूँ, मेरी कॉलेज की फीस कुछ 6 लाख की थी। तो बैंक से लोन हो गया, एजुकेशन लोन, और रहने खाने का तो हमने थोड़ा बहुत पेरेंट्स करते थे। कुछ मेरी 3 दीदी है मेरी, तो 3 दीदी बड़ी है मेरे से, तो थोड़ा बहुत वो कुछ हेल्प करती थी हर महीने। कुछ मैं ट्यूशन्स लेता था वहाँ पे, और मेरी वाइफ उस टाइम में मेरी गर्लफ्रेंड होती थी, वो टीचिंग करती थी, तो वो थोड़ा बहुत कुछ भेज देती थी। मतलब ये थोड़ा थोड़ा, मतलब बताऊँ, 500 रुपये हो गए, 1000 रुपये हो गए, रुपये याद कर, तो ये थोड़ा थोड़ा करके भेजते थे, और मैं ट्यूशन्स लेता था। और ऐसे हमने जो है कॉलेज किया, फिर उसके बाद 2 साल इंडिया में जॉब करी, फिर क्या पढ़ा था आपने कॉलेज में? MBA। एमबीए किया था। हाँ, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, दुनिया का कोई भी MBA, स्पेशली इंडिया का MBA, वो नहीं सिखाता आपको जो आपको एक्चुअली लाइफ में करना है, जो आपको आपके जीवन के 75 साल, 75 तो शायद 100 साल तक कोई नहीं करता, लेकिन आपके जो अहम 40 साल होते हैं उसमें आप जो करने वाले हो ना, वो कोई नहीं सिखाता है। दूसरी एक और चीज़ है, रियल एस्टेट एज अ करियर कोई नहीं देखता है। तो MBA मैंने किया, MBA करके फिर जॉब लगी इंडिया में, फिर हेल्थ खराब हो गई, तो 4 महीने जॉबलेस था, शादी थी मेरी, और मैं 10,000 रुपये के लिए मेरे छोटे से शहर में, होम टाउन में, बुरहानपुर में जॉब ढूंढ रहा था। ये क्या उम्र रही होगी आपकी? ये मेरी थी 22-23 साल की 22 साल उम्र थी, की। 23 साल की वो। तो 23-24 साल में मेरी शादी हुई, और 24 साल की उम्र थी, सॉरी, तो 24 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। शादी के बाद हम लोग वैष्णो देवी गए। बस फिर माता रानी ने जो रिदम दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसके बाद मतलब रुका ही नहीं है। और उसके बाद मैं हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ। वैष्णो देवी से आया 15 दिन बाद, मैं दुबई में था, मुझे कॉल आया जॉब के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं दुबई चले गया बिना सोचे समझे कुछ। अब जाना था, अपॉर्चुनिटी आई, मैंने बोला हाँ हाँ सर, डन डन, मैं आ रहा हूँ। अब सब हो गया। अब प्रॉब्लम क्या थी, दुबई जाने के लिए पैसा नहीं था। जैसे मैंने हालात बताया आपको, वो तो बिगड़ते ही जा रहे थे। तो दुबई जाने के लिए पैसा नहीं था, तो बाइक बेची थी। तो बाइक बेच के कुछ 30-35 हज़ार शायद से आए थे उस टाइम पे। तो फिर मैं दुबई के टिकट वीज़ा लिया, गया, थोड़ा बहुत कैश रखा साथ में। मुझे लगा हो जाएगा 10-12 हज़ार, 13-15 हज़ार रुपये में हो जाएगा 1 महीने का काम। क्योंकि जब आप जॉब करते हो 30 दिन बाद आपको सैलरी आती है। वहाँ गया तो दुबई में ना ऐसा कोई भी बड़ा आदमी नहीं है मेरे हिसाब से जिसने बेड स्पेस से स्टार्ट नहीं किया हो। बेड स्पेस क्या होता है? बेड स्पेस एक्चुअली होता है कि एक अपार्टमेंट होता है, और अपार्टमेंट में जितने भी रूम है, 1-2 रूम है, 3 रूम है, जो भी है, तो मैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट में था। तो मैंने बात करी, भाई अपार्टमेंट चाहिए, ये वो है। तो बोले ठीक है, आ जाओ, रेंट पे मिल जाएगा। तो पूछ के गया, सब कुछ हुआ। तो जब वहाँ गया तो मैंने काउंट किया, उस अपार्टमेंट में 22 लोग रह रहे थे, 22। उस एक ही कमरे में? 2 बेडरूम अपार्टमेंट 2 में, बेडरूम। हॉल में ओके, भी, उस एक अपार्टमेंट में 22 लोग रह रहे यस, थे। हॉल में भी, दूसरे रूम में भी, और पहले रूम में भी। तो उसमें एक और ट्विस्ट, हाँ, जिस रूम में मैं रहता था 8 बेड लगे थे, 8 लोग रह रहे थे, बंकर बेड लगे थे। अब मैंने बैग रखा नीचे वाले बेड पे, तो वो बोलता 750। मैंने बोला आपने 650 बोला, 650 ऊपर वाले का है। हम्म। तो मैंने कैलकुलेट किया, तो मैंने बोला यार ये तो 100, मतलब उस टाइम पे 20 के आसपास चल रहा था, 1 रुपया, और 1 दिरहम 20 रुपए के साथ 2000 हो जाएगा। मैंने बोला भाई काम को ऊपर वाला दे दे, चढ़ लूंगा उतर लूंगा। वॉशरूम फिर वही, सुबह ये वो सब लाइन लगे, ये करे, वो बहुत टफ टाइम है। मैं बोलता हूँ लोगों ने देखना चाहिए वो टाइम, क्योंकि तब आपको पता है जब आपके ऊपर स्ट्रगल होता है, गरीबी होती है ना, तब आप सोचते हो जिंदगी में ये कभी नहीं आया मेरे को फिर से। तो उसके लिए आज भी मैं इतना एफर्ट डालता हूँ कि मुझे क्या, मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी गरीबी नहीं आना चाहिए। ये मेरी सोच होती है। तो फिर बस वहां से काम चालू किया, रियल एस्टेट का काम मिला मुझे, और रेस्ट इज हिस्ट्री। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सब स्मूथ चला, 2 बार 3 बार मैं जीरो पे आया, सब कुछ जीरो हो गया, ओके। फिर स्टार्ट किया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं आप सबको, पैसा सब कुछ होता है भाई, दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, ये भी छूट जाता है अगर पैसा नहीं है तो। समझना बात को, बहुत गहरी बात है। मैं 4 महीने घर पे था, मेरे अपने घर वाले पूछ रहे भैया तू कब जाएगा, जॉब कब करेगा, क्या करेगा। अब वो आउट ऑफ कंसर्न बोल रहे या जो भी बोल रहे, ये एक रियलिटी है
जो मैंने आज तक कभी नहीं बोली, लेकिन ये हुआ है मेरे साथ। उसके बाद फिर जब मैं दुबई चले गया, अब वहाँ पे वर्किंग आवर्स हमारे बहुत ज़्यादा थे जिस कंपनी में था, और अच्छा है मैं वहाँ से ये हैबिट सीखा, तो आज मैं उसको और बढ़ा रहा हूँ। आज नए बच्चों को बोलो कि 10 घंटे काम करना है, तो वो तो 8 घंटे बाद घड़ी दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे हुआ ये कि मैं जब गया, मुझे सैलरी बताई गई अच्छी 4,000 के आसपास की सैलरी दिरहम की, तो इंडिया के 80,000 हो जाते। तो घर वालों को लग रहा है कि भाई 80,000 मिल रहे, क्योंकि जब मैं मुंबई में जॉब कर रहा था तब मेरे को 30,000 मिल रहे थे। फिर जब जॉब छूट गई तो मैं 10,000 के लिए जॉब ढूंढ रहा था, तो 80,000 हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। हम्म, तो अब सोचो ना, एक टाइम ऐसा भी था हमारे घर में कि 8 बज गए खाना नहीं बना है, क्योंकि है ही नहीं कुछ। उस आदमी के लिए 80,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो 80,000 मिल रहे हैं, लेकिन दुबई इतना एक्सपेंसिव, आपके पास बच ही नहीं रहा। और जो थोड़ा बहुत मैं घर बेच रहा हूँ, कर्जे वाले हैं, ये है वो है, वो पैसा उधर जा रहा है, ये वो है, या पापा की हेल्थ में जा रहा है। तो घर वालों को ये लग रहा है कि भाई ये तो पैसे आ रहे हैं, ये तो दे नहीं रहा, भेज नहीं रहा, ये बदल गया, क्या हो गया। अच्छा, काम में इतने व्यस्त कि वाइफ से बात नहीं हो पाती, जब फोन करे तब काट दूं, जब फोन करे, कि प्रेशर, काम और कुछ कर गुजरने की चाहत। तो बहुत सारी चीजें। वाइफ को लग रहा है भाई दुबई जाके कुछ नया तो नहीं चालू कर लिया, कुछ अफेयर वफेयर तो नहीं हो क्या। ये रियलिटी है। हम्म। तो ऐसे बस हुआ फिर आपका? नहीं, मेरा तो लाइफ में देखो मैं बता दूं, मैं जब 12th में था तब मैं मेरी वाइफ से मिला, वो 11th में थी। उसके बाद से बस, और उसके पहले तक के तो ये भी कैसे पड़ गई मुझे नहीं पता हम्म, भाई, जो बात है साफ बात है। नहीं तो कोई, हम जिस टाइप के लोग थे ना, हम्म, हमको लाइन में अलग किया जाता था। मतलब कहीं भी हमको देख करके बोलते भैया आप इधर आ जाओ, आप हमारे साथ रहो, जो प्रिंसिपल है या टीचर है बोलते आप लोग हमारे साथ रहो, बाकी नॉर्मल जो बच्चे हैं वो सब ग्राउंड में साथ में रहेंगे, हम्म। आपके लिए स्पेशल चेयर है इधर साइड में। तो हम उस कैटेगरी के थे। तो लोग, हमको कोई पता था ये तो मस्तीखोर है, इसको छोड़ो। तो ऐसे करते करते काम चला, और आज मेरे पास 250-300 लोग काम कर रहे हैं। हम्म। मल्टीपल कंपनीज हमने बना ली है दुबई में, मल्टीपल कार्स, मल्टीपल प्रॉपर्टीज। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपका आशीर्वाद रहा, लोगों का प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तो हम जल्द इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपनीज खोलने वाले हैं। तो ओके, सो मैं आपको एक अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। मेरा जो बचपन से लेकर अपब्रिंगिंग हुई है हाँ, जवानी तक, हमारे घर में ज़मीन जायदाद खरीदने का मतलब बोलते हैं कि पैसा आ गया है तो सेव करना है, तो तुम कहीं और सेव मत करो, कोई म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ये सब मम्मी पापा नहीं समझते इन सब चीज़ों को। ज़मीन जमीन जमीन जमीन, खेत खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। मम्मी को 4 पैसा भी ज़्यादा दिखता है घर में तो कहती प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ले प्रॉपर्टी लो। सही। ये मेरे दादाजी भी थे ऐसे, मम्मी भी थी। आई थिंक मोस्ट जो इंडियन फैमिली के पेरेंट्स हैं वो ज़मीन को एक एसेट की तरह समझते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इंडिया में इतनी खबरें हैं, इतनी न्यूज़ें हैं, स्पेशली नोएडा में जहाँ हम लोग रहते हैं, 2008 से लेकर 2012 का जो फेज़ था, कितने डेवलपर आए, बड़े-बड़े सपने दिखाए, बेचकर बेवकूफ़ बना के लोगों के पैसे ले गए। इवन आज भी भरोसा करने में एक डर-सा होता है, राइट। क्योंकि कहानियाँ सुन रखी हैं। हर फैमिली, मुझे लगता है कोई 2-4 कहानियाँ ऐसी होती होंगी कि अरे उन्होंने लिया था, उनका केस चल रहा है, उनका लफड़ा चल रहा है यहाँ पे। 100%। तो रियल एस्टेट जैसे ही समझ में आता है, तो थोड़ा-सा डर लगता है। अब इसको अगर मैं ज्योतिष से जोड़ूँ, जब हम पूछते हैं कि कौन सा प्लेनेट चीटिंग करवाता है, हाँ, कौन सा प्लेनेट फ्रॉड करवाता है, स्कैम करवाता है, तो मन में एकदम से राहु का नाम आता है, ठीक है। पर राहु नहीं कराता चीट आपको, ठीक है, ना केतु कराता, ना शनि कराता है। सबसे बड़ा चीटर मंगल है, ठीक अच्छा, है। ये मुझे पहली बार ये पता था। रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा है। ठीक है। तो मंगल के प्रोफेशन ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। आर्म्स एंड डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये मंगल उन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर पावरफुल लोग या बड़े लोग चीटिंग कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये मंगल का रिप्रेजेंटेशन है, ये चीटर है। बट यही मंगल है आपको सबसे बड़ा बिल्डर बनाएगा, हाँ, आपको सबसे बड़ा गवर्नमेंट की पोस्ट दिलवाएगा, आपको सबसे बड़ा डिफेंस या आर्मी में सबसे आगे लेकर जाएगा, ठीक है। ये मंगल के दोनों रूप हैं, ठीक है। अब जब हम बात रियल एस्टेट की कर रहे हैं, मैंने अपना एक डर आपको बताया, आप मेरा ये डर दूर कर दो जरा। देखिए मैं सिंपल सी बात हम्म, बताता हूँ। जब भी रूल्स बनते हैं ना, और रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं और उसका तोड़ नहीं होता है, हम्म, तब चीजें सही चलती है। मुझे एक बात बताइए पंडित जी, दुबई में क्यों क्राइम नहीं होता? क्यों डेवलपर प्रॉपर्टी नहीं छोड़ के भाग सकता, या जो भी चीज, उसके रूल्स रेगुलेशन बने हैं, इतने टाइट है कि कोई बंदा अगर चोरी कर रहा है ना, 10 मिनट में पकड़ा जाएगा। उनके पास सब कुछ फैसिलिटी ऑन द गो है। आप सिर्फ, रिपोर्ट आ गई, 5 मिनट में पकड़ लेंगे। हेलीकॉप्टर निकल जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल जाएगी, हर एरिया में 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपको पुलिस वाले
मिल जाएगा कहीं ना कहीं खड़े हो गए गाड़ी से, कोई सिग्नल भी आपको पुलिस वाला नहीं मिलेगा, साइड में अपनी गाड़ी लगा के खड़े हो गए कि अगर कुछ कॉल आया तो तुरंत निकल जाएगी। एक्सीडेंट होता है, 2 लोग उतर के एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं करते, चिल्ला चोट नहीं करते, वो फोटो खींचते गाड़ी की एक्सीडेंट की और वो रिपोर्ट करते पुलिस की एप्लीकेशन में, और पुलिस 5 मिनट में आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, और जो भी डिसीजन है वो शांति से होता है। हर जगह कैमरे लगे हैं, तो इसमें मतलब डरने वाली बात नहीं है। तो पॉलिसी इतनी तगड़ी बनी हुई है, रात में लोग जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आ जाता हूँ रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट में क्यों नहीं हो सकता? अब आपको लग रहा है कि दुबई है तो बहुत सेफ है, लेकिन दुबई के अंदर कुछ ऐसा भी हुआ है कभी कि बिल्डर्स प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाए, किसी वजह से प्रोजेक्ट आगे पीछे ऊपर नीचे हो गए, तो क्या प्रॉपर्टी नहीं मिली? मिली। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन वहां पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लाइंट का पैसा, प्रोजेक्ट सब सिक्योर होता है। फंसा हुआ कौन होता है? बिल्डर। ओके। अगर बिल्डर बनाएगा तो उसको पैसा मिलेगा, नहीं बनाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। आपका पैसा एज अ क्लाइंट वो सेफ है। अब बता दो कैसे। सबसे पहले बिल्डर को प्लॉट अपना खुद खरीदना पड़ता है, प्लॉट अपने पैसों से खरीदा, उसके बाद उनको जो है, पहले क्या होता था कि जैसे इंडियंस है बहुत सारे अपने दुबई के अंदर, इंडियंस 35% है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, वो अपने आप में एक इंडिया बनाया हुआ है। तो पहले क्या करते थे, वो प्लॉट ले लिया, चाहे वो एक इंडिविजुअल विला के लिए बोलो, बिल्डिंग के लिए बोलो, कम्युनिटी के लिए बोलो, कोई भी बोलो, प्लॉट ले लिया, उसको बनाएंगे अपने हिसाब से। पढ़ा है तो पढ़ा है 5 साल 10 साल। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ ना समझ नहीं है, क्योंकि दुबई में रूल है कि अगर 10 मकान बने हैं और एक नहीं बना है तो वो खराब कर रहा है वो एरिया को। प्लॉट खाली है ना, वो वहाँ का प्रीमियम नहीं बन पा रहा है, वो डाउन हो रही है चीज़ें। तो उसके लिए उन्होंने नया रूल निकाला कि भैया आप इंडिविजुअल प्लॉट लो, विला बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, कम्युनिटी बनाने के लिए, 3 साल का आपका टाइमलाइन है। प्लॉट का एक टाइमलाइन होता है, वो टाइमलाइन पे आपको डिलीवर करना है, बनाना है, कंप्लीट करना है। अगर नहीं करते तो तगड़ी पेनल्टी लगेगी। अब इसमें क्या हुआ, मैं भी 2 बार फेल हुआ हूँ। मैं 24 में फेल हुआ, 25 में फेल हुआ। मैंने हाथ डाला कि भैया मैं बिल्डिंग बनाता हूँ अपनी न्यू हाइट्स डेवलपमेंट के नाम से, और बट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जितनी उनकी गाइडलाइन है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। मतलब वो जब मैं देखता हूँ ना, मेंटली बोलता हूँ यार ये नहीं हो पाएगा, अभी तो नहीं हो पाएगा, फ्यूचर में होगा नहीं होगा वो तो आप ही बताओगे, लेकिन ये अभी नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, बैकआउट कर गया। ऐसे बहुत सारे लोग बैकआउट कर जाते हैं क्योंकि रूल्स इतने तगड़े हैं। पहले प्लॉट खरीदना, आपको अपना पैसा डालना है, कहीं से पैसा नहीं उठा सकते आप। अब जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो उसका ब्लूप्रिंट आपको सबमिट करना है, डिज़ाइन सबमिट करना है, उसके बाद रेरा से अप्रूवल्स लेने हैं, सब कुछ करना है, फिर एस्क्रो अकाउंट बनाना है। आप बेच तब तक नहीं सकते जब तक रेरा का अप्रूवल नहीं है, एस्क्रो अकाउंट नहीं है, तब तक आप प्रॉपर्टी बेचना चालू नहीं कर सकते। अब ये प्लॉट पे लेके कंस्ट्रक्शन, अच्छा ये इसके अलावा आपको उस एस्क्रो अकाउंट में लगभग 30% के आसपास अमाउंट भी रखना पड़ता है। ये आप बिल्डर की बात बिल्डर की बात करो, उसको ना सिर्फ प्लॉट खरीदना पड़ता है, उसको उस प्लॉट के अगेंस्ट, वो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एस्क्रो में पैसा भी रखना पड़ता है अपना थोड़ा बहुत, कि भाई सिक्योर है। अब कभी बिल्डर भाग गया या बिल्डर उड़ गया, नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो वो क्या होगा उसका? उस केस में प्रॉपर्टी का ऑक्शन होता है, प्रोजेक्ट का। वो ऑक्शन होता है कि भैया अब कौन बनाएगा। तो सारे बिल्डर खड़े रहते हैं लाइन में कि भैया हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। वो बनाते, उनको वहां से वो प्रोजेक्ट एंड ओवर हो जाता है। लेकिन उनके ऊपर डंडा तेज होता है कि भैया आपको ये टाइमलाइन में कंप्लीट करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, क्लाइंट का पैसा सिक्योर है, यूनिट सिक्योर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब क्लाइंट पेमेंट करता है तो एज पर डीएलडी, ये सब चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है? डीएलडी, दुबई लैंड डिपार्टमेंट। आप ये सोचिए, दुबई इतना सेफ है, इतना सिक्योर है कि आपने बिना, अगर किसी बंदे ने, आप फॉर एग्जाम्पल आपने इंक्वायरी नहीं करी और आपको किसी कंपनी से कॉल चले गया, तो होना कुछ नहीं है, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो डीएलडी में कि इन्होंने मुझे ऐसे ही कॉल किया जबकि मैंने इंक्वायरी नहीं करी। तो ये इतना स्ट्रिक्ट रूल है। दूसरी चीज, ऐड चलाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एजेंसी है, हमको भी ऐड चलाना है कोई भी बिल्डर की। फॉर एग्जांपल हम डमैक की ऐड चलाते हैं, डमैक का प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, रेरा है, सब कुछ है, क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड जो होगा डमैक के प्रोजेक्ट का, डमैक का अलग होगा। मैं ऐड चला रहा हूँ तो मेरी एजेंसी का अलग होगा। मुझे उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवा करके वो कोड को डालना है, जबकि जब वो, और उस पर, उस कोड को जब आप स्कैन करोगे ना, उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल आ जाएंगी,
मेरी कंपनी की पूरी डिटेल आ जाएगी। आई थिंक ऐप भी है वहाँ पे हाँ, ऐप भी जिसमें है, आप सब देख सकते राइट। हो। यस। दुबई रेस्ट ऐप है। हम्म। अब तो ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता है। तो इसमें जो है कि इतना सेफ एंड सिक्योर कि कोई एजेंसी कॉल नहीं कर सकती, कोई एजेंसी बिना क्यूआर कोड के मतलब ऐड नहीं चला सकती, उस पे फाइन पड़ता है और फाइन स्टार्ट होता है 50,000 दिरहम से, 12 लाख रुपए का सिर्फ फाइन। फाइन। अब आप देखो क्या होगा। तो अप्रूवल्स इतने हैं। फिर उसके बाद में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो डीएलडी क्या बोलता है, रेरा क्या बोलता है, भैया चलो ठीक है, आप एक काम करो, 20% जो है डेवलपर को कॉर्पोरेट अकाउंट में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है उसकी? क्योंकि इतना पैसा जमा है भाई, उसका सब कुछ जमा है हमारे पास, सब कुछ अप्रूव्ड है, ये वो है। उसको लॉन्च करेगा तो कॉर्पोरेट अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो आप। और सबसे बड़ा सेफ एंड सिक्योर तरीका, अभी बीच में मैंने देखा, अभी रिसेंटली देखा कि इंडिया में शायद गुड़गांव या नोएडा कहाँ पे है कि एक बंदे ने कुछ 200-300 लोगों को प्रॉपर्टी बेची, सिंगल प्रॉपर्टी बेच दी, कुछ करोड़ों का इन्हीं खबरों की तो मैं बात कर रहा था आपसे। तो इसमें वही तो बता रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है। रेरा सबसे पहले कहाँ आया? जब क्रैश हुआ, लेमन ब्रदर का क्रैश हुआ 2008 में, तो पूरे वर्ल्ड में तबाही मची है। तो आप सोच रहे हो कि दुबई बच गया? नहीं, दुबई भी नहीं बचा था, दुबई को भी प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उस तबाही के बाद में जो प्रॉब्लम हुई, उसके बाद में किसी ने रिएक्ट किया? सब बोले ठीक है, आया गया चलता है। लेकिन दुबई ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, दुबई ने रेरा लेकर आया, और रेरा इतना स्ट्रांग लेकर आया कि रेरा के रूल्स इतने स्ट्रांग है, ना तो बिल्डर बच सकता है, ना ब्रोकर बच सकता है, ना क्लाइंट बच सकता है, कोई भी नहीं बच सकता है उससे। वो सबको कंट्रोल कर रहे हैं, और वहां पे रूल्स लाना ही नहीं है, वो रूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है, हर बंदा देख सकता है। अब जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हो उस पर भी आता हूँ मैं। अब आपने क्या किया, 20% कॉर्पोरेट अकाउंट में दे दिया बिल्डर को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 400-500 लोगों करोड़ की जब हेरा फेरी हुई है, एक ही अपार्टमेंट को या एक ही प्रोजेक्ट को 10-10 लोगों को बेचा जाता है, दुबई में कभी नहीं सुना होगा आपने ये हुआ है, चाहे कुछ सुना होगा। उसका रीजन समझो क्या है। जब आप पेमेंट करते हो, 10% भी पेमेंट किया है आपने, आपकी 4% आपको पे करना है और रजिस्ट्री हो गई। और यहाँ पे मतलब 4% आपको देना है, चाहे आप मेल हो या चाहे फीमेल हो, ऐसा डिफरेंस नहीं रखा हुआ है। तो ये अच्छी चीज है। हमारे वहाँ क्या होता है ना, मतलब मैं भी इंडिया से ही हूँ, तो इसलिए मैं हमारे वहाँ बोल रहा हूँ भाई। बस यही है कि किसी की पत्रिका में लिखा होता है कि विदेश में जाके इनका काम अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ तो हम मांग ही रहते हैं, भैया दे दो कुछ। तो ये वाली सीन है। तो बता दूं, मैं सच्चा देशभक्त हूँ। दुबई में इंडिया को मैं बहुत रिप्रेजेंट करता हूँ और वर्ल्ड वाइड करता हूँ। तो ये चीज है। तो अभी मैंने इंडिया में देखा, रूल्स आते लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना मुश्किल है। दुबई में कुछ नहीं है, कोई पावरफुल नहीं है, सिर्फ एक इंसान पावरफुल है वहां पे, वहां का किंग। वहाँ का किंग। और उनका कहना यह है सब बराबर है, चाहे वहां का लोकल बंदा हो या बाहर से कोई आके नॉन रेसिडेंट, जो रेसिडेंट है वो हो, कोई भी हो, सब बराबर है। तो वो रूल्स की वजह से इतना स्ट्रांग है। अब हैंडओवर पे जब आप रजिस्ट्री करोगे तो हैंडओवर के पहले तो फ्री है, कितनों को भी बेचो, क्या फर्क पड़ रहा है? कैसे पता चलेगा ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? दुबई में जैसे ही आपने खरीदी, 10% दिया, भले ही प्रॉपर्टी 3 साल बाद मिलने वाली है, सबसे पहले होंगी आपकी रजिस्ट्री 4% की। आप कह रहे हैं कि दुबई में क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स इतने सख्त हैं, क्योंकि वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते, आई थिंक, ठीक है। सो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सेफ है, ठीक है। 100% है। ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात। कौन जा रहा है दुबई में और क्यों जा रहे हैं इतने सारे लोग? और एक सवाल का मेरा जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, ये क्या चल रहा है इंटरनेट पे? जब देख रहा हूँ तब दुबई का कोई इन्फ्लुएंसर बातें कर रहा है, पॉडकास्ट में दुबई के रियल एस्टेट जो ब्रोकर्स हैं वो आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हबीबी कम टू दुबई, सब उसकी एक शान शौकत वाली पिक्चर दिखा रहे हैं, सपना देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब इंटरनेट पे हर कोई आपको ये बताने लग जाए कि ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो खरीदो, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जो जब खरीदना होता है, जो असली इन्वेस्टमेंट होती है, वो चुपचाप लोग पहले कर चुके होते हैं। राइट। जब वो एंड स्टेज पे आ गई होती है, तब फिर दुनिया को बुलाया जाता है कि सबको बोला जाता है। ऐसा कई बार शेयर मार्केट में भी होता है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में भी लोग करते हैं। और अब मैं ये दुबई का सुन रहा हूँ, तो क्या इसके अंदर कोई घपला है जो इतनी पीआर और इतनी मार्केटिंग हो रही है? ये क्यों हो रहा है और अभी क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि कौन लोग आ रहे हैं। हर वो बंदा आ रहा है जो फ्रीडम चाहता है, आज़ादी चाहता है, सुकून चाहता है। मतलब पॉलिसीज ऐसी बनी है दुबई के अंदर कि वो हर बिजनेस ओनर को, हर इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रही है। आपको क्या लग रहा है लोग सिर्फ टैक्स की वजह से आ रहे हैं? नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। लोग सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से आ रहे हैं, लोग वहाँ की लाइफस्टाइल की वजह से आ रहे हैं, लोग
वहाँ पे जो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसकी वजह से आ रहे हैं। आप यहाँ का केला लो, यहाँ का फल उठाओ, यहाँ का चावल उठाओ और दुबई का उठाओ। दुबई में वर्ल्ड वाइड से जो बेस्ट होता है वो दुबई के लिए आता है। अभी इंडिया में भी आप जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, कभी आप उनसे पॉडकास्ट करना या आप उनसे कभी पूछना, आपके होगे जो आपके भक्त लोग होगे, उनसे पूछना, वो बताएंगे यहाँ तो नॉर्मल क्वालिटी चल जाता है, दुबई में प्रीमियम जाता है। वो पहले साइड कर देते हैं, पैसे उतने नहीं लग रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, दुबई की प्राइसिंग और इंडिया की प्राइसिंग, मुझे इंडिया महंगा लगता है, दुबई सस्ता लगता है। ओके। मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। हम्म, तो ये चीज होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल आप देखो ना क्या मिल रही है आपको। दूसरी चीज, आदमी पैसा कमा लेता है। अब इतना पैसा कमा लिया कि ठीक है, चल रहा है, काम हो रहा है, सब कुछ है, बिजनेस है या जो भी। अब देखो कितने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, कितने सारे क्रिकेटर्स है, कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो दुबई जाके शिफ्ट हो गए। क्यों हो गए? उनके पास, अच्छा, वो काम के लिए दुबई आते। अब लोग काफी कमेंट करते हैं उनके ऊपर। अभी रिसेंटली आर माधवन पे लोगों ने कमेंट किया था, जो मैंने देखा था कि भाई देशभक्त बोलते लेकिन रहते तो दुबई में। अरे वो क्यों दुबई में रह रहा, वो तो पूछो। मैं भी देशभक्त हूँ, मैं दुबई में क्यों रह रहा हूँ? सारे चीजें देखो आप। यहाँ पे किसी के घर पे गोलियां चल रही है। अभी सलमान खान के घर पे गोलियां चल रही थी। अरे मैं आपको कल की बात बताऊं, कल मेरी क्लाइंट हैं, स्टूडेंट भी हैं, हाँ और हस्बैंड वाइफ बढ़िया काम करते हैं, कनाडा में रहते हैं। कल उनका कॉल आया कि सर मेरे घर पे किसी ने 5 गोलियां चला दी, हाँ कनाडा में। हाँ। ठीक है। अब उसके बाद वो वहाँ से 1 हफ्ते के अंदर छोड़कर इंडिया आ गए। अब वो पूछ रहे हैं कि वापस जाएँ या ना जाएँ, जान का खतरा लग रहा है। ठीक 100%। है। और आपसे पहले एक पॉडकास्ट किया था मैंने, उनमें का एक फीमेल के ऊपर एक आदमी ने थूक दिया। हाँ ठीक है। कनाडा में। ठीक है, जब जिसको हम समझते हैं यूएस कनाडा यार ये तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो यस। और जो आप सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, तो टैक्स वाली बात है दुबई में, ये तो बहुत फेमस है कि नहीं है, मैं हाँ। आपको बताऊँ, टैक्स में बोलता हूँ ठीक है, अच्छी हम्म। बात है, बट लोग सिर्फ टैक्स की वजह से नहीं आ रहे ना। हाँ, एक बात है पर हाँ दूसरी बात है कि वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी है। हमने कई सारी ऐसी रील्स देखी हैं, लोग अपना कोई गाड़ी की चाबी छोड़ दे रहा है, कोई अपने गड्डी छोड़ दे रहा है, और कोई महंगी महंगी चीजें सड़क पे छोड़ दे रहे हैं, गाड़ी में छोड़ दे रहे हैं, और फिर घूम के आते हैं और फिर वो मिल जाती है। तो मेरी ये वीडियो भी देखी होगी शायद, रोल्स रॉयस की चाबी रखी है, हम्म, गोल्ड रखा है, सब हाँ, कुछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी इज द वेरी, जब भी इंसान के पास थोड़ा भी धन आ जाएगा तो वो अपने परिवार के सेफ्टी सिक्योरिटी बारे में सबसे ज्यादा सोचेगा। हनी सिंह का एक पॉडकास्ट मैंने सुना था, वो भी दुबई में उनका आई जी थिंक प्रॉपर्टी है। और उनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ, क्योंकि यूजुअली जो पंजाब है या सिंगर्स हैं वो कनाडा बजाते हैं। राइट। ठीक है। उन्होंने कहा मैं दुबई क्यों, क्योंकि वो गोलियां चल जाती हैं, कई सारे दुश्मन हैं वहां पे, कुछ ऐसा नहीं होगा, सेफ्टी सिक्योरिटी। एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन। यही यस। है दुबई में, यही तो बात है ना सब जगह। और एक चीज़ और जो मैंने सुनी है दुबई के लिए, कि आपको अगर पैसे को एंजॉय करना है, हाँ, ठीक है, कमाया मेहनत करी आपने, आपका हक बनता है आप उसे एंजॉय करें, तो दुबई इज़ अ गुड प्लेस। ठीक बेस्ट है। प्लेस। एक इमेज दुबई की दिखाई जा रही है ऐसी, तो जो जिसमें सब कुछ गुडी गुडी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप कह रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि सब अब बहुत महंगा हो गया इसलिए अब सब बेचना चाह रहे हैं इसलिए आप लोग आ रहे हो? नहीं नहीं, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, उस पे भी आऊंगा। पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ, पहले सवाल का जवाब पूरा नहीं दे पाया हूँ। यस। आपने बोला गोलियां चल रही है, वो हो रही। कपिल शर्मा ने रिसेंटली अभी दुबई में कैप्स कैफे खोला। हम्म। क्यों खोला? क्योंकि कनाडा में 2 बार गोलियां चल गई। ओके। ये सारी चीजें है ना। तो ये चीजों की वजह से लोग रहते हैं दुबई में, काम करने इंडिया आ जाते, वापिस चले जाते कहीं भी। इसके बाद में कोई पॉलिटिकल इश्यूज में पड़ते नहीं है। भैया मो- लोग झगड़ रहे, झगड़ने दो। मतलब 2 देश झगड़ रहे, झगड़ने दो। हम किसी को झगड़ा नहीं करेंगे, हम किसी के साथ वो नहीं करेंगे। इनकी पॉलिसीज बहुत सिंपल है। देखिए, उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स बहुत है, उनके पास, दुबई के पास तो ऑयल एंड गैस भी नहीं है, लेस देन 1% जीडीपी में आता है। अबू धाबी के पास में ऑयल एंड गैस है। मैं इस टॉपिक पे भी आऊंगा, यूएई के ऊपर पूरा, बट मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो टैक्सेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, लेकिन टैक्सेशन के ऊपर जो रीजन है कि मैंने आज पैसा कमा लिया, मेरे लिए सेफ्टी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। पैसा कमा लिया, जिंदा ही नहीं रहूंगा, फैमिली नहीं रहेगी, तो क्या मतलब है पैसे का? वो चीज़ है। दूसरी चीज़, हमने अगर बात करें ये इसकी टैक्सेशन की, ऐसा नहीं है दुबई में टैक्स नहीं। दुबई में टैक्स का है, अभी इंप्लीमेंट हो गया है 2024 से, मैंने खुद भरा है। आई थिंक 9% है। यस, वो हाँ। कॉर्पोरेट टैक्स है। लेकिन मेरे पास 250-300 लोग काम करते हैं, एक बंदे को टैक्स नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास में, सॉरी अगर आपको किसी को बुरा लगे या आपको हैरानी हो, 3-3 महीने में लोग 2.5-2.5 करोड़ रुपए कमा रहे, 1 मिलियन दिरहम कमा रहे, विदाउट एनी टैक्स, हम्म। सिर्फ कमीशन में। और क्या कर रहे?
दलाल है। हम्म। आप मुझे पहले मिले हो जो इस शब्द पे काफी मतलब प्राउडली उसे एक्सेप्ट करता है, हाँ, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कुछ भी है, देखो दलाल हूँ, हम्म, दलाल, ब्रोकर। लोग पहले मैं खुद बोलता था, नो आई एम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी एडवाइजर, आई एम अ पोर्टफोलियो मैनेजर, मैनेज द। अरे सब बकवास है, आप दलाल हो, एक्सेप्ट कर लो, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा है। और इस पे एक और बात मैं बताऊंगा, रियल एस्टेट एज अ करियर कोई नहीं कर रहा है, मेरे अलावा कोई प्रमोट नहीं कर रहा है पूरी दुनिया में। मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, इसका भी सिस्टम बताऊंगा मैं आगे। हम्म, तो अब क्या होता है, टैक्सेशन पर हम बात करते हैं। 9% कॉर्पोरेट टैक्स है, 5% वेट है। वेट किसको लगता है? एंड कंज्यूमर को लगता है। तो वेट ऐसा, बीच में टैक्स हर बंदा नहीं दे रहा है, एंड कंज्यूमर जो है 5% दे रहा है, दैट्स ऑल। उस पे काम चल रहा है, और बाकी सब ट्रेडिंग हो रही है। और थोड़ा बहुत देखो फाइन्स रखे हुए हैं इन्होंने, लोग बोलते हैं फाइन कमाने का तरीका है, नहीं। फाइन तो पता है क्या है, किसी को सजा देनी हो ना, सबसे बढ़िया उसको फाइन दे दो, जेल दे दोगे, वो निकल आएगा, बोला ठीक है थोड़ा टाइम लगे। उसको फाइन दे दो जुर्म के हिसाब से। कोई छोटा क्राइम है, रोड क्रॉस कर लिया, 400-500 दिरहम का फाइन दे दिया उसको। अब रोड कौन क्रॉस करता है? जिसकी सैलरी 5,000 है। आप समझो, जो बड़ा आदमी है, वो तो गाड़ियों में ही घूम रहा है, तो वो चले गया। 5,000 कमाने वाले के लिए 400 दिरहम का फाइन बड़ी चीज है। और उस पर 20% नॉलेज, 20 दिरहम नॉलेज फी, 420 रुपये लग गए, 420 दिरहम लग गए उसके। तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाता है भाई, ये चीज है। तो इसीलिए देखो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, दुबई का सिंपल है। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन जो टैक्सेशन का मैंने बताया, बाकी इनकम टैक्स कोई नहीं है, दो ही टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स जो 9%। आप कंपेयर करो वर्ल्ड वाइड, कितना है टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स कहीं पे 30 है, कहीं पे 35 है, कहीं पे 40 है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 25 है। ये सारी चीजें, मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं बिजनेस ओनर हूँ, और बिजनेस ओनर से बढ़कर मैं एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ अब, क्योंकि आई एम मैनेजिंग मल्टीपल कंपनीज, रियल एस्टेट की भी, मॉर्गेज की भी, और मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो हमारी मल्टीपल कंपनीज हमने बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि सपोर्ट गवर्नमेंट को इतना जल्दी, मेरे को लाइसेंस लेना है, 2 दिन में मेरे पास लाइसेंस आ जाता है कंपनी का। तो ये सारी चीजें, अब क्या होता है, कोई भी कंट्री में आप जाओ, टैक्सेशन इतना हैवी है, वो टैक्स बचाने के लिए क्या क्या करते हैं बेचारे। जी वैगन क्यों खरीदते लोग? टैक्स बचाने के लिए। दुबई में जी वैगन क्यों खरीदते लोग? शौक के लिए। ये फर्क है, जी वैगन की सेल्स में ये फर्क है। अब मुझे बताओ, जब मेरे को सिर्फ 9% टैक्स देना है और मेरे को इतना चुभ रहा है, तो जो लोग 40% दे रहे हैं उसको कितना चुभ रहा होगा? जो 50 दे रहा होगा कितना होगा? 25-30। तो मेरा हमेशा मानना यह है, एज अ बिजनेस ओनर, आपकी गवर्नमेंट आपके बिजनेस में प्रॉफिट में पार्टनर है। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो कुछ नहीं। तीसरा सवाल आपका जो था, इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हर कोई वहां दुबई जा रहा है, वहां शिफ्ट हो रहा है, वहां से प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहा है, कंपनी डाल दी। पहले तो उसे प्रमोट करते थे, अब कंपनी डाल दी। एक बात बताऊं मैं आपको, आपका पेशा जो है, आप कुंडली देखते हो, आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, आप न्यूमरोलॉजी करते हो, आपका वो आपका जो भी बोलो, व्यवसाय बोलो या जो बोलो, वो है आपका काम, वो आपका काम है। आपको मैं बोलूंगा पंडित जी बढ़िया है, प्रॉपर्टी बेचते हो, भैया बेचो तुम, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ मैं इसमें, मेरा काम है, मैं इसमें एक्सपर्ट, मैं यही करूंगा। मेरे से लोग वास्तु का पूछते हैं, मैं बेसिक वास्तु बताता हूँ, इन डेप्थ का मेरे को पता नहीं, नहीं तो मैं आपकी क्लासेस ज्वाइन करके नॉलेज लेके वास्तु का भी काम था। होता क्या है ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ कैटेगरी होती है, खराब भी नहीं बोलूंगा। आज दुबई रियल एस्टेट में पैसा दिख रहा है, तो रियल एस्टेट बेच रहे हैं दुबई की। कल किसी और इंडस्ट्री में पैसा दिखेगा, किसी और देश में पैसा दिखेगा, वहां चले, क्या फर्क पड़ गया? बेस बनाओ, बेस मजबूत बनाओ, और जिसका बेस मजबूत है उससे, उसके साथ व्यापार करो। हम्म। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे मन में। पूछते जाओ। सबसे पहले तो जब दुबई सोचता हूँ तो खूब सारा पैसा होना चाहिए तब दुबई जा पाऊंगा मैं, ये आता है थॉट। नहीं नहीं, बहुत सस्ता है। कितने रुपए इंसान अगर मंथली कमा रहा है इंडिया में, तो वो दुबई का सपना या दुबई में रहने की बात सोच सकता है। जो बंदा 20,000 25,000 की जॉब कर रहा है ना, उसके पास आईफोन है। पर वो लोन पे है It ना। is all. तो लोन पे हम्म, वो भी तो मिल रहा है ना। मैं देखता हूँ बहुत सारे एप्लीकेशन है जो लोन पे वो आपको ट्रिप देते हैं। मैं खुद देख रहा था हम्म, एक बार, 8 साल पुरानी बात है, जब मैं दुबई नहीं गया था, मेरी शादी होने वाली थी। तो यार आदमी देखता है ना कि शादी के बाद कहीं तो घूमने जाएंगे, तो हनीमून पे जाएंगे, होता है एक वो रहता है, तो हम तो टीवी भी देखते हैं, लोग जाते हैं इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं, ख्वाहिश किसकी नहीं होती। तो मैं देख रहा हूँ सबसे सस्ता पड़ा थाईलैंड, और थाईलैंड की मैंने क्रेडिट कार्ड पे या वो ऐप पे मंथली ईएमआई भी निकलवा ली थी, ओके। जॉब भी चली गई थी।
तो मतलब जॉब गई नहीं थी, मैंने छोड़ी थी, स्वयं छोड़ी थी, क्योंकि मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब गया जॉब स्विच करके, तो दूसरे महीने मेरे को समझ में आ गया भाई, वो यूलिप बेच रहे थे और उसमें मेरे को लग रहा था यार क्लाइंट का पैसा बनेगा नहीं बनेगा, मुझे खराब लगा, मैंने एग्जिट कर दिया। मैं आज जो कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, प्राउड, मेरे को खुशी नहीं मिल रही थी, मैंने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब वो ईएमआई पे भी मिलता है, लेकिन हाँ, अगर किसी को घूमना है 1.5 लाख रुपए में बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लाइट की टिकट की बात करो, आने जाने की टिकट मेरे हिसाब से 20,000 की हो जाती है, 5-6 हज़ार का आपका ये वीज़ा हो जाता है, तो ये 25,000 तो ये हो गए आपके। उसके बाद में दुबई, देखो खर्चा करने जाओगे तो एक रात में 1 मिलियन भी लोग खर्चा करते हैं, और मतलब वो 1 मिलियन में एक प्रॉपर्टी भी आ जाती है, डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें 25,000 आपका जाने आने का हो गया, वीज़ा का हो गया। उसके बाद आप होटल ले लो, बेसिक होटल आपको 100, 150, 200 दिरहम में मिल जाती है। तो मतलब आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो उसको, तो 2500 ये हो गए, तो एक हफ्ता भी अगर आप रुकते हो तो आपका कितना ही पैसा बन गया। आप ये देखो, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, लाख रुपए के आसपास अच्छा काम हो सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं, घूम कर सकते हैं। सकते हैं। मैं उस सेंस में पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे लेट्स सपोज आपसे मैं मोटिवेट हो गया, हाँ, ठीक है, और मैं अब शिफ्ट करना चाहता हूँ दुबई में, मुझे पाप में ठीक है, जो डालोगे आप मेरे से मोटिवेट होके बताओ। ले- मैं आपकी वीडियोस देख देख के आता हूँ, और मैं पीछे लगा था मेरी टीम के, कुछ हो जाए मेरे को पंडित जी के साथ में पॉडकास्ट करना ही है, बात करना ही है, मिलना ही है। क्यों मिलना है? देखो बिजनेस सब होता रहेगा, क्योंकि हम आज उस स्टेज पे है कि पॉडकास्ट और मार्केटिंग और ये सब चीजें आज लाइफ में सेकेंडरी हो गई। आज पर्सनल कनेक्शंस और थोड़ी चीजें प्रायोरिटी पे आ गई। जब आदमी का सब कुछ है, तो फिर आदमी अपनी थोड़ी मन की भी तो करेगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको जब फॉलो करना चालू किया, उसके पहले मैंने आप पर रिसर्च करी, थोड़ा टेस्ट किया मैंने आपको, पता है आपको? नहीं पता उस तो मैंने, विनय शाह ने, एस्ट्रो अरुण पंडित जी जो हमारे गुरु जी है, उनको हमने टेस्ट किया पहले। कैसे किया? मैंने मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड है मेरे को कि भाई कुंडली देख लूँ थोड़ा सा ये देख लूँ, एस्ट्रोलॉजी देख लूँ, ये महीने क्या है, वो महीने क्या है। तो मैं जब किसी की भी देखता हूँ, तो पता नहीं आपके चेहरे पे एक चमक है, वो अट्रैक्ट करती है आदमी को। तो मैं इंटरेस्टेड था। मैंने क्या किया, मैंने पहले 2023 का पूरा देखा जो आपने बोला। फिर उसके बाद मैंने बोला बात तो सही बता रहे। फिर उसके बाद मैंने देखा मंथ का, देखा लास्ट मंथ का, तो बात तो सही बता रहे। फिर मैंने देखा लास्ट वीक का, बात तो ये भी सही है, ये सब हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है आप टॉरस का बता रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप विनय शाह का पूरा बता रहे हो। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट वीक देखा, नेक्स्ट मंथ देखा, नेक्स्ट ईयर देखा, और ऐसे करते करते मेरे को आप तक पहुंचते पहुंचते 2 साल लग गए। अरे बहुत हाथ पैर मारे तब बैठ गए। थैंक यू सो मच विनय जी, थैंक यू सो ठीक है, मच। आप बता। हमारा जो मंथली हॉरोस्कोप है उसको हाँ, बनाने में हम बड़ी मेहनत करते हैं, और वो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हॉरोस्कोप है, हाँ, और जो हमारे यूट्यूब क्या पे बात जाता है लोगों के लिए, और वीकली भी सबसे ज़्यादा हमारा हॉरोस्कोप देखा जाता है, लोग देखते हैं, और वही आपने भी कहा, थैंक यू सो मच। फिर से मैं अपने सवाल को फ्रेम करता हूँ कि दुबई में एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मंथली कितना कमाना चाहिए इंसान को? ये दुबई एक में डिसेंट लाइफ, नॉट सो वैसे रिच, नॉट सो वेरी पुअर, एक डिसेंट लाइफ जिंदगी, अगर इंडिविजुअल बंदा है तो 8 से 10,000 दिरहम में काम अच्छा हो जाता है। यानी 2.5 लाख 3 लाख महीने के। हाँ, 2.5 लाख के आसपास, 2 लाख 2.5 लाख। इफ यू आर अर्निंग 3 लाख अ मंथ इन दुबई, हाँ, ठीक है, यू लिव अ डिसेंट लाइफ। डिसेंट लाइफ। ये इंडिविजुअल के लिए या इंडिविजुअल, फैमिली के लिए? इंडिविजुअल। ओके। फैमिली की बात करते हैं हम, लगभग 20,000 दिरहम मुझे आज के तारीख को लगता है इतना आपको कमाना चाहिए, लेकिन 15,000 से भी काम चलता है। ठीक है, फिर उसमें थोड़ा ये रहता है कि आप वेल टू डू हो, लेकिन हैंड टू माउथ हो, हम्म ये चीज़ है। दूसरी चीज़ डिपेंड करता है फैमिली में मेंबर कितने हैं। लेट्स सपोज मैं 5 लोगों की चार फैमिली है। चार लोगों की बात, हम्म, 5 में तो फिर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। चलो 4-5 हर लोग व्यक्ति का थोड़ा वो बढ़ जाएगा। तो 4 लोगों के हिसाब से मेरे हिसाब से 15 से 20,000 दिरहम, जो कि होता है लगभग 3.5 से 5 लाख रुपए, ईजिली होता है। ओके। और मिलता है उतना आसानी से, जॉब मिलता है सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हर आदमी को आते से दुबई आते से 10,000 की जॉब चाहिए, 15,000 की चाहिए, 20,000 की चाहिए, नहीं मिलेगी। मैं खुद 4,000 से स्टार्ट किया हूँ। आज दिन में शायद 40,000 खर्चा हो जाते, मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ खर्चा हुआ है। ये दिरहम्स की बात करो तो ये समय आता है। दुबई ऐसी चीज है, सबसे पहले टेस्ट करती है आपको 1 साल। जो 1 साल दुबई टिक गया, वो कभी जिंदगी में वापस नहीं जाएगा। मैंने देखा है लोगों को, बड़ी-बड़ी कंट्रीज से आए, दुबई रहे, वापस गए, फिर वापस आ गए। नहीं हो सकता। शेर के मुंह में खून लग गया अब तो अब अब वो पीछे नहीं मुड़ेगा वो। मैं इसलिए तो आपके पीछे लगा हूँ सर, कि आप चलिए गुरुजी, मेरी जिम्मेवारी बाकी पूरी।
नाइस। आपके पास क्या सबसे, जैसे जो आप बता रहे हैं, कुछ लोग बस पैसे होने चाहिए, पैसे नहीं भी है तो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है। अरे ऐसे कैसे? है अभी चित्रंगदा जी आई थी हमारे इवेंट पे सिंगापुर में। तो आजकल आप हो क्या भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब मैं आपसे इतना इम्प्रेस हूँ, मैं बता रहा हूँ हर बार में, पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके पॉडकास्ट से रिलेटेड है। आपने टॉरस में कहा था भ्रमण होगा, बिजनेस के लिए होगा, और वो हो रहा है। पिछले 6 महीने से आपने मेरे को सिर्फ, मैं दुबई में कम रह रहा हूँ, दुबई से बाहर ज्यादा रह रहा हूँ। लंदन 3 महीने रहा, आता जाता रहा, सिंगापुर गया, थाईलैंड गया, इंडिया 2-3 बार आ गया, और कंट्रीज जाने का चल रहा है। तो सारा बिजनेस के पर्पज से। तो सिंगापुर में हमारे पास आए तो उन्होंने बोला आप सबके सारे डेवलपर्स थे वहाँ पे, तो मेरे को बोला आपके पास स्पेशल क्या है। मैं थोड़ा यूनिक दिख रहा था, उन्होंने बोला आपके पास स्पेशल क्या है। मतलब मेरे पास जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे पूरे मॉल में किसी के पास नहीं है। दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो हुआ था वहाँ पे, तो बोले क्या। मैंने बोला पता है आपको, बिना पैसे दिए मैं आपको प्रॉपर्टी दे सकता हूँ दुबई में, वो भी फ्री होल्ड। बोले कैसे। 0% डाउन पेमेंट पे, मंथली 1% पेमेंट प्लान पे मेरे पास आपके लिए प्रॉपर्टी, और वो भी अपार्टमेंट नहीं, टाउन हाउस, और टाउन हाउस भी अपार्टमेंट के रेट पे, जो शायद दिल्ली में आपके कोठी बोलते हैं, कोठी बोलते हैं, तो वो मेरे पास है, और वो भी 1%। हाँ 0% डाउन पेमेंट पे। तो मेरे पास हर चीज का इलाज है। मतलब मैं लोगों को पता है क्या बोलता हूँ, प्रॉब्लम लाओ सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं इतना पॉजिटिव आदमी हूँ, मुझे पता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन दुनिया में बना नहीं है। और कुछ चीज़ों के लिए ऊपर भोलेनाथ पर हम छोड़ देते हैं। और मैं वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाता हूँ मुझे लोग पहचानते, जबकि मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं। मैंने आपको पूछा अभी कि मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, लेकिन वर्ल्ड में कहीं भी जाता हूँ लोग मेरे को पहचानते हैं। सिंह लगा है ना, सूर का लगा। तो वो चीज़ होती है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे मन में कोई डर नहीं है, कोई चोर नहीं है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सबसे पॉपुलर डेवलपर कौन है दुबई में, बताइए। MR, पॉपुलर डेन्यूब। डेन्यू, मार्केटिंग वाइज, राइट। एमआर तो है ही, एमआर ने बुर्ज खलीफा बनाया, राइट। इस बुर्ज खलीफा को आप ये सोचिए कि आपको मैं बोलूं बुर्ज खलीफा में आप रह सकते हो, आपका अपार्टमेंट हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है। आप बोलोगे यार विनय सपना है, ये तो सोचा भी नहीं है, लेकिन मैं दिला सकता हूँ। और मैंने बेचा भी है, पता है। मेरी एक वीडियो है बहुत वायरल हुई थी, टुडे आई एम गोना शोकेस यू अपार्टमेंट इन अ बुर्ज खलीफा विद अ बुर्ज खलीफा व्यू। बुर्ज खलीफा में रहते हुए बुर्ज खलीफा देखने और का मैंने भी। दिखाया, और वही अपार्टमेंट डायरेक्ट एमआर के पास अवेलेबल था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2 साल पुरानी, और लोगों को पता ही नहीं था। दुबई में 2 लाख रियल एस्टेट एजेंट है 40 लाख में से। कंपटीशन सोचो किस लेवल पे है। तो मैं इन्फ्लुएंसर से क्यों डरूं, मिले तो एडवांटेज है वो। और उनमें से ज्यादा क्या 99% लोगों को पता ही नहीं था कि बुर्ज खलीफा में इन्वेंट्री पड़ी है, और आज भी पड़ी है, फ्लोर पड़ा है, ऑफिस पड़ा है। तो ये चीज के लिए लोग आते। और सबसे बड़ा मिथ क्या है, बहुत महंगा होगा। पता है 1 बेडरूम अपार्टमेंट कितने का बेचा मैंने, वो भी अरमानी रेसिडेंस। अरमानी ब्रांड आपको पता है, जैसे बोला ब्रांडेड रेसिडेंस। तो बुर्ज खलीफा टोटल 165 फ्लोर्स की है। इसमें 3 चीजें हैं। नीचे आपका अरमानी होटल एंड रेसिडेंस है 36 फ्लोर तक के। उसके ऊपर आपके रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, उसके ऊपर आपके ऑफिसेस है। जो टॉप पे ना ऊपर ऑफिसेस है, बीच में कुछ कुछ फ्लोर्स भी है, पेंट हाउसेस भी आपके पास है। तो हमारे पास में रीसेल में भी आते रहते हैं। मैं दिल्ली आया एक पॉडकास्ट करने, मुझे यहाँ पे एक पेंट हाउस मिल गया बुर्ज खलीफा के अंदर, किसी ने खरीदा हुआ है। तो कोई लेना चाहता है तो बता दो। तो अरमानी रेसिडेंस का 1 बेडरूम अपार्टमेंट, अरमानी बहुत बड़ा ब्रांड है, घड़ी उसकी मेरे हिसाब से 25-30 हजार की आती है। उसका अपार्टमेंट सोचो कितने का होगा, 1 बेड, 5-6 करोड़। राइट। 5 नहीं, वो 1 बेड था, मैंने बेचा था जो 5 मिलियन का। वो देखो 2 टाइप के अपार्टमेंट्स है। जो आप 5-6 करोड़ बोल रहे हो ना, 6 करोड़ में आपको ऊपर मिल जाएगा नॉन ब्रांडेड वाला, बुर्ज खलीफा के अंदर। हाँ नॉन ब्रांडेड 6 करोड़ 7 करोड़। अरमानी वाला आपको मिलेगा 10 करोड़ 12 करोड़ से। मैंने 12 करोड़ के आसपास का बेचा था, और उसी वीडियो से बेचा। और पता है किसको बेचा, ये आप 1 बेड का कह रहे हो 12 करोड़? 1 बेडरूम अपार्टमेंट का, और उसी वीडियो से बेचा। और ब्रोकर को बेचा, इंडिया के ब्रोकर को बेचा। ओके। और उसके बाद एक और अपार्टमेंट बेचा। लोग कमेंट कर रहे हैं अरे बुर्ज खलीफा में अंदर प्रॉपर्टी खरीदने वाला ये नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा, ये वीडियो से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वही वीडियो से हमने 2 प्रॉपर्टी बेची बुर्ज खलीफा के अंदर। तो ये है पावर सोशल मीडिया का। इसके बाद ऑफिसेस है, सब कुछ है, हमारे पास सारे ऑप्शन है। अभी दुबई बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, दुबई क्रीक हार्बर। अब समझो ये
830 मीटर है। वो आपको आ रहा है, मैंने फीट बोला था, सॉरी, 830 मीटर है, वो आ रहा है 1.3 किलोमीटर का, शायद डबल है बुर्ज खलीफा से, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। 1.3 किलोमीटर का। और वो डाउनटाउन में जो बुर्ज खलीफा के आसपास का एरिया, वहाँ दुबई पे क्रीक हार्बर करके हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, इसलिए वो डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल। सारा मेट्रो भी वहाँ पे आ तो रही है। मुझे लग रहा है जो अभी सवाल था हमारा कि क्या इन्फ्लुएंसर्स, जो आप ही ने पूछा, इन्फ्लुएंसर्स रियल एस्टेट में आ रहे हैं, रियल एस्टेट बेच रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास एक और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आ गया। अरे नहीं नहीं, मैंने ये सारी बात तो आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदना है तो ये आपका वास्तु भी देख देंगे, आपको कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी भी दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हेल्प चाहिए तो मैं बैठा हूँ। नहीं, इट कैन बी पॉसिबिलिटीज है। नॉलेज इज द की रियल एस्टेट में। हाँ, तो मैं बात करूँ अब तीसरा डेवलपर पे आते, डेन्यूब। हम्म, आप सोचो, शाहरुख खान से कोई बंदा मिलता है, उसको कैसा लगता है? शाहरुख खान से मिल सकता है कोई? पहले तो ये बताओ, कितना नॉर्मल आदमी के लिए टफ होगा। मतलब नामुमकिन साहब, ऑलमोस्ट नामुमकिन। शाहरुख खान से मैंने रिसेंटली अवार्ड लिया। हम्म, डेन्यूब की एक बिल्डिंग आई है, शाहरुख बाय डेन्यूब। वो बिल्डिंग इतनी शानदार बिल्डिंग है, मतलब मेरा दिल आ गया। हमने उसमें पूरा फ्लोर उठा लिया। तो रिजवान सर बोले कि विनय बिल्डिंग ला रहा हूँ, ये वो अच्छा है। मतलब सर एक फ्लोर हमारा, हमको एक फ्लोर मिला, उसमें हमने फ्लोर लिया, वो हमने उसमें बहुत अच्छा माल बेचा पूरी बिल्डिंग में। और हम लोग टॉप पे आए, उधर टॉप जो ब्रोकर्स थे उसमें आए, और शाहरुख खान से हमको अवार्ड मिला। कितनी बड़ी बात है। और उसमें हमने हमारे लिए भी एक यूनिट अभी रखी भी है, अगर रेट अच्छा मिला तो फ्लिप कर देंगे, नहीं तो रखेंगे। उसमें हम लोगों ने नॉर्मल जो छोटे ऑफिसेस थे वो 32nd फ्लोर तक के थे। सिर्फ विदिशा के पास में 44th फ्लोर पे 20 ऑफिसेस है जो छोटे छोटे हैं, जो ऊपर है, और अनइंटरप्टेड व्यू से समंदर दिख रहा है, पाम जुमेरा दिख रहा है। आपके ऑफिस से सोचो क्या व्यू होगा। इस साइड से शेख जायद रोड का व्यू है, गोल्फ कोर्स का व्यू है, बुर्ज अल अरब का व्यू है। आप इमेजिन करो, मतलब वो बियॉन्ड लग्जरी है वो प्रोडक्ट। और क्या पेमेंट प्लान, 70% हैंडओवर तक देना है, और हैंडओवर के बाद आपको देना ही नहीं है, क्योंकि रेंट से ही कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, फिर हम लोग रेपोटाज करके एक डेवलपर है, जिसमें हमने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। इसलिए जब से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई है ना, तब से हम उसमें टॉप 10 में ही है, और हर बार एक सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है। वहां पे 0% डाउन पेमेंट पे हम आपको टाउन हाउसेस दिला रहे हैं दुबई में। टाउन हाउस मतलब विला। विला, और विला नहीं, कोठी बोलते हैं। जो विला बोले तो चारों तरफ से ओपन हो गया, बड़ा होता है। जैसे ये आपका ये वाला स्विमिंग पूल वाला घर। स्विमिंग पूल बना सकते हो आप पीछे, लेकिन उतनी जगह नहीं होती टाउन हाउस में, ओके। लेकिन हाँ बना सकते अच्छा, वो वैसे जैसे घर की मैं बात कर रहा हूँ, विला है, बड़ा है, विला कम भी से मिल जाएगा। 300 गज से 300 गज के आसपास है, तो उसकी क्या रेट होगी दुबई में? मैं गज का थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है, मीटर है क्या मानो, हमारे वहाँ स्क्वायर फीट चलता है। स्क्वायर फीट है तो ओके, 3000 स्क्वायर फीट है, लेट्स सपोज। 3000 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट की बात कर रहे हो, तो वो आपको लगभग 4 मिलियन 5 मिलियन के आसपास का पड़ेगा। करो 5 करोड़ 6 हाँ, करोड़ नहीं, डबल कर अच्छा, दो। दिरम दिरम। दिरहम क्या होता है, 4 मिलियन 5 मिलियन, मतलब आपका 10 करोड़ 12 करोड़ के आसपास आपको मिल जाएगा। अच्छा, और हाँ, और सबसे बड़ी बात बताओ, एक और सेफ्टी बता दो। अगर आप डायरेक्ट प्राइमरी में देखो, 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक रीसेल होती है, सेकेंडरी बोलते हैं जिसको, जो आप किसी से खरीदते हो, किसी से भी। एक खरीदते हो आप डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू, बिल्डर से। तो जब आप डायरेक्ट बिल्डर से खरीदते हो, वो वाया वाया जैसे ब्रोकर के थ्रू भी खरीदी या किसी से भी खरीदी, वो चैनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपको बिल्डर देता है प्रॉपर्टी, और जो आप सेकेंडरी मार्केट में खरीदते हो, उसमें फर्क क्या होता है? एक फर्क ये होता है कि जब बिल्डर से खरीदते हो, लॉन्च पे खरीदते हो, प्राइस कम होता है, और उसके ऊपर आपको 10 साल की स्ट्रक्चर वारंटी मिलती है दुबई में। ये इंडिया में नहीं मिलती ना शायद, ऐसा इंडिया में नहीं होता। इंडिया में नहीं पता अभी। इंडिया का मार्केट अभी हम चालू कर रहे हैं, बट इंडिया में मैं अभी तक के रियल एस्टेट इसलिए नहीं स्टार्ट किया अपना, क्योंकि मुझे ये डर रहता था कि बिल्डर अगर प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर करेगा तो मेरा क्लाइंट का पैसा अटकेगा, और मैं ऐसा आदमी हूँ भाई, मैं अपने जेब से दे दूंगा, लेकिन कितनों को दूंगा? मेरे वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब हमने स्टार्ट किया है, तो हम इंडिया के जो टॉप नॉच डेवलपर्स हैं, जिन्होंने कभी डिच नहीं किया है, कभी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुए उनके, भले 3 डेवलपर के साथ काम करेंगे, 1 के साथ काम करेंगे, लेकिन काम करेंगे ना तो अच्छे के साथ करेंगे। क्लाइंट को लेना है ले, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेचेंगे तो अच्छा माल बेचेंगे, क्योंकि हमें कंसर्न है इंडिया में थोड़ा सा। अब हमने इंडिया की भी प्रॉपर्टी चालू कर दी सेल करना, वर्ल्ड वाइड से हमारे पास क्लाइंट आते, इंडियन प्रॉपर्टी भी हम उनको देंगे। अब इंटरनेशनल हो रहे हो आप। सभी लंदन की भी हमने प्रॉपर्टीज के चालू करी है, जैसे डमैक का प्रॉपर्टी है लंदन में, तो वो बेच रहे हैं हम लोग अभी। तो देखो, अब पता नहीं क्या होगा आगे। चलिए, अब उस सवाल पे आते हैं कि लोग कहाँ फंस सकते हैं, या ब्रोकर्स कैसे फंसाते हैं।
एक तो आपको फेक कमिटमेंट्स काफ़ी देंगे, सर मैं आपको डिस्काउंट करा दूंगा, मैं आपको बेस्ट रेट दे दूंगा, या बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो अब क्या होता है, जब आपने एक ब्रोकर के साथ सारी रिसर्च कर ली, हम्म, अब आपने एक प्रोडक्ट पे जीरो डाउन हो गए, यूनिट पे जीरो डाउन हो गए, क्लाइंट तब तक आपका सगा है। हम्म, अब आप जब जीरो डाउन हो गए, आपने उस ब्रोकर ने अपनी पूरी एक्सपर्टीज लगा करके आपको सही चीज बता दी। आप तो कुछ बेकार सी चीज ले रहे थे, हम्म, उसी पैसे में आपको बहुत अच्छी चीज बता दी। अब ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक करना होता है। आपको कई लोग बोलेंगे आप हमारे अकाउंट में पैसे डाल दो, उसके अकाउंट में डाल दो, ये सब नहीं करो। प्रॉपर्टी बिल्डर से ले रहे हो, बिल्डर के अकाउंट में ही पैसे जाना चाहिए। फिर आप पछताओगे, क्या मतलब आएगा। क्योंकि देखो जो धांधलेबाजी करने वाले हैं ना, वो 10-20 लाख लेके, 25-50 लाख लेके, 5-5 लाख भी अगर सबसे ले लिया टोकन टोकन का अमाउंट, और 10 लोगों से ले लिया, 50 लाख हो गया ना। उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, वो गायब। क्या करोगे आप, कहाँ ढूंढोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ राइट चैनल से, राइट रूट से जाओ। और जैसे आप यूनिट शॉर्टलिस्ट कर लेते हो, चीजें बता दी क्लाइंट को, क्लाइंट तब निकलता है शॉपिंग पे कि यार अब मेरे को कौन और बेस्ट रेट देगा। फिर उसमें क्या होता है, आपको ऐसे ऐसे एजेंट्स मिलते हैं जो आपको कुछ भी कमिटमेंट दे देते हैं। फिर उसके बाद आप फंस जाते हो, फिर आप मेरे पास आते हो कि आप हमसे गलती हो गई। भगवान कसम खा के बता रहा हूँ मैं, आज आपके पॉडकास्ट पे बैठा हूँ। ये किसी मतलब जितना आपका अ, काम है, जिस तरीके से आपका काम है, मुझे लगता है ये एक मंदिर समान है। तो इस पर तो झूठ नहीं बोल सकते। तो भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो हमारे पास आते हैं, पहले हम राइट गाइड करते, फिर वो थोड़ी सी लालच में इधर उधर चले जाते, क्योंकि जो नहीं हो सकता मैं नहीं बोल देता हूँ, जो हो सकता है मैं हाँ बोलता हूँ। फिर आगे आपकी मर्जी है भाई, आपको लेना है, किससे लेना है ले लो जाके। फिर वो फंस जाते हो, मेरे पास आते। और मेरा दिल ऐसा है कि मेरे को, मैं पहले गुस्सा करता हूँ, फिर उसके बाद बोलता ठीक है भाई लाओ दे दो। इसी वजह से मैंने जो है लोन का भी चालू किया है, और रीसेल और रेंट का भी चालू किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है प्रॉपर्टी बेच के एजेंट गायब हो गया, अब सर्विस नहीं मिल रही, घर खाली पड़ा है, लोन ट्रस्ट। नहीं हो रहा है, कैसे करोगे। वो सारी चीजें हैं। बिल्डर का इन्होंने बोल दिया कि आप बहुत सारे, पता है एजेंट्स क्या करते हैं, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, ये मान के चलो, बहुत सारे एजेंट्स बोलते हैं कि भैया मैं आपको, आप बुकिंग अमाउंट डालो सर 10%, आप 4% डीएलडी भरो, या आप 20% पेमेंट करो, 4% डीएलडी भरो, जितने पे उनका कमीशन रिलीज हो जाता उतना भरवाते हो आपसे। उसके बाद बोलते मैं ये आपको 15 दिन बाद फ्लिप कर दूंगा। देखो प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट है, डिमांड कितनी है, वो प्रोजेक्ट में ना आपकी यूनिट फिर कैंसिलेशन में आएंगे, आगे पेमेंट नहीं करोगे तो। और वो बंदा आपका नंबर लेगा, सीधा ब्लॉक कर देगा, और पहले तो 2-3 महीने गोली करता रहेगा जब तक उसकी कमीशन नहीं आ जाती। उसके बाद वो ब्लॉक कर देगा। अब आपके पास में जो पैसे थे वो आपने पूरे लगा दिए, या आपने जो भी उसने स्कीम समझाई लगा दिया, आप फंस गए। देखिए अगर प्रॉपर्टी लेना ना, ठहराव चाहिए 3 साल। हैंडओवर जब होता है ना, हैंडओवर पे प्रॉपर्टी का रेट डबल होता है, या 60-70% अप्रिशिएट होता है। तब तक आपको वेट करना है। कोई भी एजेंट बोले ना कि ये देखो कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, 1 घंटे में सोल्ड आउट हो गया, नहीं। अभी मैं बताता हूँ आपको, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दमैक ने लास्ट ईयर, 8 पॉइंट समथिंग बिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी बेच के, 8 या 10 बिलियन दिरहम की। ये साल उसी रिकॉर्ड को तोड़ा है। दमैक आइलैंड फेज 2 लेकर आए हैं ये, उसके अंदर 13.6 बिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी उन्होंने बेची है इन वन लॉन्च, इन सिंगल डे। लेकिन ये वन एक साथ में लॉग इन हुई है। इसका प्रोसेस 3 महीने से चल रहा था, 2 महीने से चल रहा था। ईओआई डाला, जिसने सबसे पहले ईओआई डाल दिया उसको यूनिट्स मिल गए। और न्यू हाइट्स इसमें शायद 6th या 7th नंबर में थी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, टॉप प्रोजेक्ट के अंदर। क्या बात। तो ये बहुत बड़ी बात है, मालिक की कृपा है, माता रानी की कृपा है। तो ये सब लोग आपको समझना पड़ेगा। अब हम बोलते क्लाइंट को ईओआई डालो, ईओआई नहीं डालते। लॉन्च पे देखेंगे, लॉन्च पे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे को फोन भी मत लगाना, मैं इतना बिजी रहूंगा, क्योंकि मेरे जो बाकी लोगों ने ईओआई दिए हुए भाई, उनको यूनिट दिलानी ना। और आपको बताओ, लोगों को, बाकी एजेंसी को पता भी नहीं था कि कैसे क्या कर सकते। लॉन्च के 10 दिन पहले हमने हमारे क्लाइंट्स को जितने भी ईओआईस दिए हुए थे उनको यूनिट्स अलॉट करवा दी थी। और लॉन्च के दिन हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। जो नए क्लाइंट आ रहे थे उनके लिए हम ट्राई कर रहे थे। बाकी हमने तो मना कर दिया नए क्लाइंट को कि भैया अब बाद में जो बचेगा कैंसलेशन में आएगा तब देखेंगे। अब कैंसलेशन में यूनिट्स आ रही है, कैंसलेशन हर प्रोजेक्ट में आएगा, लेकिन इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो।
आपके मतलब की यूनिट नहीं मिलेगी, जो आएगी वो लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, कैंसलेशन जैसे ही आता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉन्च पे देखेंगे करते, और फिर वो पेमेंट लेके खड़े रहते कि भैया पूरी 24 ले लो, काम करो 10% और ले लो। अरे यूनिट नहीं है भाई, कहाँ से दूं? तुम्हारे पैसे का मेरे को क्या करना है? मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा, वो डेवलपर के अकाउंट में जा रहा है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये लोग समझते नहीं, और फिर पैसे लेके खड़े रहते, फिर बोलते आप तो कोई काम के ही नहीं हो। अब नहीं है यूनिट तो कहाँ से दूं? फिर कैंसिलेशन जब आती है, फिर प्राइस बढ़कर आती है। अरे आपने तो 3 मिलियन की प्रॉपर्टी बताई थी, अब तो ये 3.25 की हो गई। तो मालिक जब मैं बोल रहा था ले लो, तो अभी आपका 10, अच्छा जिन्होंने खरीदी 15 दिन पहले, उनका 10% का फायदा नहीं हो गया? ये भी तो देखो। तो ये सारे तरीके हैं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा एजेंट्स पे। और मैं बोलता हूँ एजेंट, प्रॉपर्टी मत ढूंढो, अच्छी एजेंसी ढूंढो, अच्छा एजेंट ढूंढो। हमसे जो प्रॉपर्टी खरीदता है ना, मेरे पास 200 250 300 लोग हैं, मैं बोलता हूँ यार आपने उनसे खरीदी ना, मेक श्योर करो कमिटमेंट सारी फुलफिल हो, सही हो। ऐसा नहीं हो कि बाद में आप मेरा नाम खराब हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं टेम्पररी, नाम खराब करते, मिससेल करते, निकल जाते। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की 4 से 5 ट्रिक ऐसी है मेरे पास में, कि आप एक प्रॉपर्टी से 4 प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हो। आपका 2 करोड़ है, आपके 2 करोड़ भी नहीं चाहिए मेरे को, 1 करोड़ दो, मैं आपको आने वाले 5 साल में, 6 साल में आपको 6 से 8 करोड़ बना के दूंगा उसके। ये ये रियलिटी बहुत बड़ा क्लेम है ये। मैंने करे। बताइए कैसे करते हैं आप? स्ट्रेटेजी भी समझ लोगे। बता दो, अपने लोग हैं सब। तो देखिए स्ट्रेटेजी ये सिंपल है। सबसे पहले तो आप आते हो कि भैया 2 करोड़ है मेरे पास, मैं बोलता हूँ भाई 2 करोड़ है, 1 करोड़ अपने पास रखो, अभी 1 करोड़ की जरूरत है अपने को। लोग क्या करते हैं, 2 करोड़ लेकर आते हैं, भैया मेरे को रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी दे दो, और मेरा जो पैसा है अभी से रोटेशन पे लग जाना चाहिए, 2 करोड़ दे दिया, मेरे पास रेंटल आना चाहिए। देखो जब एंट्री और एग्जिट का पॉइंट है, गेम पूरा एंट्री और एग्जिट का है। आप अगर राइट टाइम पे एंट्री करोगे तो आपका रिटर्न सबसे बड़ा होगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो। अब गोल्ड भी बीच में बढ़ा, सिल्वर भी बीच में बढ़ा, लोग पता रेस में कब दौड़े, जब जब वो ऊपर चले गया। और देखो अभी सिल्वर नीचे आ गया। मैंने गोल्ड 8 थोड़ा महीने सा पहले नीचे, बोला था गोल्ड और सिल्वर बढ़ने वाला है। हाँ ठीक है। तो मैंने तब डाल दिया था, तब डाल दिया था, ये बात बताना रहेगी, तब हमने डाल दिया था पैसा। ना हमारे पास तो गोल्ड प्योर मिलता है ना। अच्छा। अच्छा ये भी है कि दुबई का गोल्ड थोड़ा ज्यादा पीला लगता हाँ है ना? हाँ। हाँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी गोल्ड में लाया नहीं हूँ, तो ये सब नकली है। चलिए बढ़िया। क्योंकि देखो आपको छवि तो लेके चलनी है ना आपकी, दुबई के बाहर में गोल्ड नहीं ले जाता, लेकिन वहां का नकली भी यहाँ का असली दिखता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब होता क्या है कि सर देखिए आपको, आपके पास पैसा है, आप बोलते हो मेरे को डे 1 से रिटर्न चाहिए, तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ आप ये बताओ आपको चाहिए क्या, कितना चाहिए। अब कोई बंदे ने रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट में आप पैसा डाल रहे हो जो 1 मिलियन दिरहम का है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का, वो जब लॉन्च हुआ था तब 6 लाख का था, 7 लाख का था, आज पैसा बढ़ गया है, आप उसमें क्यों ले रहे हो? और जो रेंटल आएगा, अगर उसका रेंटल 60,000 आ रहा है, तो जो बंदे ने लॉन्च पे लिया था उसको तो 10% का रिटर्न आ रहा है, आप अब ले रहे हो, आपको भी 60,000 आएगा, आपका आरओई क्या हो गया 6%। फिर आप बोलोगे विनय भाई आपके वीडियो में आपने बोला था 8 से 12%, आप गलत बोल रहे हो। नहीं भाई, आप स्ट्रेटेजी गलत कर रहे हो ना। मेरे को क्या, आप ले लो, 5% भी आएगा तो मुझे मत बोलना, क्योंकि आप किसी थे। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा चलो ठीक है, आपको रिटर्न्स डे 1 से ही चाहिए, कोई बात नहीं, आप 100% पेमेंट दे दो। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं हमारे पास, 4-5 होते हैं जो 8% गारंटीड आरओआई देते 3 साल के लिए। हैंड ओवर पे आप प्रॉपर्टी मिलेगी तो आपका डबल फायदा होगा। आपने 8 इंटू 3 24% कमा लिया नेट, कोई टैक्स नहीं है। हैंड ओवर पे जो प्रॉपर्टी आपकी 1 मिलियन की थी वो आपकी 1.5 मिलियन की हो गई, आपने उधर 5 लाख वो भी कमा लिया। तो आपने 1 मिलियन दिरहम लगा करके 7.5-8 लाख दिरहम कमा लिया, मतलब 10 लाख दिरहम लगा करके 8 लाख दिरहम आपने निकाल लिए। तो आपको 80% रिटर्न आ गया, और वो भी टैक्स फ्री। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और अगर जो भी बंदा लॉन्च पे लेता है तो उसका आरओआई हमेशा 8 से 12% के बीच में आएगा। मेरी खुद की प्रॉपर्टी का आरओआई 12%, हाँ 12% आ रहा है, 10 से 12%, 10% आ रहा है। और एवरेज में निकाल के चलूँ सारी प्रॉपर्टी का 9% 10% मेरा आता है, कैलकुलेशन है सर। और एक और ट्रिक मेरे पास है जहां पे मैं आपको आपके आरओआई 18 से 20% की भी दिखा सकता हूँ। पर वो सीक्रेट रखोगे आप? नहीं मैं अभी दिखा दूंगा, अभी बता दूंगा। ओके बताइए। आज सीक्रेट अपन रखते नहीं, मैं मेरे वीडियोस दिखा दिखा के लोगों ने मिलियंस कमा लिए हैं, क्योंकि पहले ज्यादा लोग वीडियो बनाते नहीं थे।
तो हर जगह जहाँ पे भी वो रोड शोज पे इवेंट्स पे जाते थे तो यार हमने विनय शाह का वीडियो देखा है, वो उनकी वीडियोस देखी है, उनकी प्रॉपर्टी देखी कई बार। उनके पास शो करने कुछ नहीं होता था तो मैं तो हर वीडियो डाली हुई है, हर प्रॉपर्टी की, दुबई के हर प्रोजेक्ट की हर वीडियो डाली हुई है। तो वो उनके लिए बहुत आसानी होती थी, खोल के मेरी वीडियो दिखा देते थे, बुक करते थे, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते थे, भाई एक क्लाइंट आया था वो तुम्हारी वीडियो दिखा करके हमने बुक किया। तो पहले मुझे ना खलती थी, मैं जलता था अंदर से। बाद में मुझे लगा ब्लेसिंग है, मतलब आप सोचो आप जरिया बन रहे हो। तो सरस्वती माता का आपके ऊपर हाथ है, बोली अच्छी हो गई, भोलेनाथ की कृपा है, तो और क्या चाहिए, माता रानी की तो है ही। तो ये सब चीजें आप देखो, जो 8 से 20% की आरओई है ना, 6 से 20% वो कैसे होती है। वही 2 करोड़ को मैंने जैसे बताया कि आप 100% दे दो, डेवलपर ऐसे भी है जो 10 साल के लिए गारंटेड आरओई देते, 10% की लिख के देते, सब कुछ देते, आपको पेमेंट्स भी आते रहेंगी और बायबैक की स्कीम भी दे देते, ठीक है। तो आप सेफ और सिक्योर हो गए। ये सबसे सेफ एंड सिक्योर तरीका है कि आप बोल रहे हो कि भैया कल को दुबई रियल एस्टेट मार्केट फट गया तो मेरा क्या, भाई आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, एसपीए में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर्टी फिर आपको उसको देना पड़ेगी 10 साल के लिए मैनेज करने के लिए। तो एक तो वो चीज हो गई। दूसरी चीज, वही 2 करोड़ 2.5 करोड़ को आप 2 प्रॉपर्टी में डाल दो, 3 साल बाद वो 2 प्रॉपर्टी जो है ऑफ प्लान में लेके बेस प्राइस पे, अब आपके पास 2 करोड़ है, आपने 2 प्रॉपर्टी खरीद ली 2-2 करोड़ की, हैंड ओवर तक के तो लगभग 50% नॉर्मली पेमेंट प्लान होते हैं। 2 प्रॉपर्टी ली, 50% दोनों में चले गया, 1-1 करोड़ दोनों में चले गया। आपकी 2 करोड़ की वैल्यू के बदले आपको 4 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। हैंड ओवर पे जाओगे, मैं बोलता हूँ दोनों में 50-50% का तो प्रॉफिट होगा, मतलब आपके 6 करोड़ का हो गया अब वैल्यू। आप दोनों प्रॉपर्टी बेच दो, 2 करोड़ आपने लगाए थे, 2 करोड़ प्रॉफिट में आ गया आपका, आपके पास वो 4 करोड़ है। अब आप 4 प्रॉपर्टी में डालो पैसा। अब मैं आपकी कुंडली देखूंगा, ठीक ठीक है। हमारे कई स्टूडेंट हैं जो पॉडकास्ट देखते हैं, है। उनको मज़ा आएगा कुंडली पढ़ने में, देखने में। तो आपको दिख रहा है ये हाँ, चार्ट? मुझे सारा दिख रहा है। तो ये हमारा ऐप है, हॉरोकॉस्मो नाम है उसमें, जिसमें वो सब कुछ फ्री ही है, आप कितनी भी कुंडलियाँ बनवाएं और जो स्टूडेंट है उसको यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे जहाँ पे नंबर 5 दिख रहा है आपको, जी। ये पहला घर होता है कुंडली का, और पहला घर हमारी पर्सनालिटी, हमारे बारे में बताता है। नंबर 5 सिंह राशि है, ये सूर्य की राशि है। सूर्य अथॉरिटी है, फेम है, सूर्य है कि भाई नंबर 1 मैं बनूंगा, इसलिए। और आपका मूलांक भी 1 है, इसलिए आप पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, जी। ठीक है। कि लगन मिला सूर्य का, यानी मेरी बात हो रही है, मूलांक 1 भी है, यानी मेरी बात हो रही है। अब सूर्य अगर कुंडली में खराब हो जाता तो फिर आपको ये इफेक्ट नहीं मिलते, लेकिन देखिए सूर्य बैठा जाकर आपका 11th हाउस में, इन सबसे अच्छा हाउस है 11th हाउस सूर्य के लिए। ऐसे लोग मदद नहीं मांग पाते, हाँ, एहसान नहीं मांग पाते, और किसी का ले लिया तो चुकाना, जब तक चुकाएंगे नहीं तब तक दिमाग खराब रहेगा, 100%। देना है देना है देना है देना है। ये जो जहाँ पे नंबर 4 लिखा है, ये फॉरेन का हाउस है, विदेश का। नंबर 4 चंद्रमा का नंबर है, और चंद्रमा आपका बैठा 10वें घर में, वो भी एग्जॉल्टेड हो गया। एग्जॉल्टेड मतलब प्लेनेट अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन पे बैठ गया है। विदेश का मालिक करियर के घर में बैठकर उच्च का हो गया। ये व्यक्ति विदेश जाएगा, विदेश में ही इसका करियर बनेगा, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। लगन में आपके जुपिटर बैठा है, कहते हैं गुरु लगन में हो तो 1.25 लाख दोस्त खत्म कर देता है। समय से सब हो जाता है, समय से शादी, समय से बच्चे, समय से सारी प्लानिंग इसकी हो जाती है। और आपके 5वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो कोई भी प्लेनेट हो वो अपने से 5वें में और अपने से 9वें के प्लेनेट से जुड़ा हुआ होता है। तो आपका गुरु और राहु से जुड़ा हुआ है। इसे आमतौर पे कहते हैं गुरु चांडाल दोष। इसको टीचर नहीं मिलेगा, इसको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा, ये खुद ही सीखेगा, खुद ही गिरेगा, खुद ही उठेगा। प्लस जुपिटर राहु कभी भी अपनी बर्थ प्लेस पे ज़्यादा पैसे नहीं बना पाएगा, ये दूर जाएगा। तो 2 जगह से आपकी कुंडली में है कि ये फॉरेन में आपको जाना चाहिए, लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। फॉरेन में तो बहुत लोग गए, कमाल किसने किया? कमाल उसने किया जिसने, अच्छा आपकी कुंडली ऐसी है विनय जी, है तो बहुत नॉर्मल, लेकिन अगर इसको यूटिलाइज कर लोगे तो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी बन जाएगी, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डनरी। देखो आपने कैसे यूटिलाइज किया, यही ज्योतिष सीखने का मजा है कि मेरी कुंडली का बेस्ट यूज मैं कैसे कर पाऊंगा। लगन के मालिक सूर्य 11th हाउस में गए, इनकम के, लाभ के, प्रॉफिट के हाउस में गए। मैंने बोला था इनकम। हाँ मैंने आपके वीडियोस से हम रात में 2-2 बजे बैठते थे, चार्ट बनाते थे, सीखते थे। तो इतना बिजी होने के बाद मैं इसके लिए टाइम निकालता था। अच्छा लग रहा है आपसे सुन सुन के। अब वहां पे बैठा है शुक्र, वीनस। जी। वीनस आपके करियर के हाउस का लॉर्ड है। तो लगन का मालिक गया 11th में, यानी कि ये व्यक्ति गया प्रॉफिट, इसको ये राजयोग है, ठीक है, इस व्यक्ति को प्रॉफिट होगा। करियर के हाउस से में वीनस बनकर गया तो इसको
करियर इसका वहां पे बनेगा और लग्जरी काम या वीनस से रिलेटेड काम, चकाचौंध के काम वो करेगा। प्लस केतु भी वहां पर है, ठीक है। अब मैं इसको जोड़ता हूँ, सूर्य आप खुद हैं, ठीक है। वीनस होती हैं देवियां, फीमेल्स, माता जी, जिनको आप कह रहे थे मैं माता जी के मंदिर जाता हूँ, देवियां वीनस से रिप्रेजेंट होती हैं। केतु है पहाड़ की चोटी, ठीक है। तो वो देवी जो पहाड़ की चोटी पे बैठी हुई है, वैष्णो देवी, ठीक है। तो जब तक आप देवी जी की साधना करेंगे या पूजा करेंगे या उनके मंदिर जाएंगे या जो भी आप कर पाए, कोई मंत्र पढ़ पाए वो करें, तो ये आपका ये हाउस हमेशा एक्टिव रहेगा। ये हाउस नेटवर्किंग का भी होता है, ये हाउस कनेक्शंस का भी होता है। तो आपको ऐसा व्यक्तित्व देगा ये कि आपसे बातें कर कर लोग आपसे या तो दोस्त बनना चाहेंगे या जुड़कर रहना चाहेंगे, और ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल ही है। अब इस कुंडली में आप रियल एस्टेट में ही क्यों गए? आपने कपड़े की दुकान क्यों नहीं खोली? आप आप टेलर थे। क्यों हुआ? तो हमारा जो कर्म है या हमारा जो करियर है वो शनि बताएगा, अच्छा। ठीक है। कुंडली में शनि आपके छठे घर में बैठे हैं, अपनी खुद की राशि में बैठे हैं, वक्री हैं, उल्टे चलेंगे, वक्री का मतलब यह है। छठे घर का शनि बहुत खास नहीं होता। छठे घर का शनि इंसान को ना अपनी वैल्यू नहीं पता करने देता कि मेरी वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यू फील करवाती या तो दुनिया या तो ये खुद फील कर रहा होता है, ठीक है। छठे घर के शनि ये एम्प्लॉइयों का भी हाउस है। तो छठे घर में शनि बैठे या पांचवें घर में शनि बैठे, इसको टीम ऐसी मिलेगी कि अगर पोटेंशियल 1000 करोड़ का है तो टीम की वजह से 200 में अटक जा रहे हैं, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली यही हो रहा है। ठीक है, इसकी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो ये थ्रू आउट लाइफ आपका ये पैटर्न जाएगा कि मैं यार काश भगवान मेरे जैसे 10 और बना देता, मुझे इन 200 की जरूरत नहीं होती, यही हो रहा है। ठीक है। अब ये शनि उल्टा चल रहा है। आमतौर पे शनि आगे के हाउसेस के में जाता है, ठीक है, प्रोग्रेशन में, बट आपका वक्री है तो ये पीछे जाएगा। पीछे गया ये पांचवें घर में, राहु से मिल गया। शनि कर्म है, राहु विदेश है, फिर से विदेश, 3 जगह आपकी कुंडली में प्रॉमिस है ये व्यक्ति फॉरेन में बनाएगा। अगर आप इंडिया में या अपने जन्म स्थान पे रह जाते तो विनय जी आपको कोई नहीं पूछता, ठीक है। यही है कुंडली, यही ज्योतिष एक करता है कि आप भैया छोड़ के दुबई चले जाओ, कुछ ना या यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आपका बेहतर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। राहु जब तक रियल एस्टेट का काम वही कर पाएगा जिसका शनि के साथ मंगल जुड़ा है, अच्छा। ठीक है। रियल एस्टेट में बिल्डर वही बन पाएगा जिसका शनि के साथ मंगल जुड़ा हुआ है। अब आपका शनि जैसे ही पीछे वाले घर में जाता है तो राहु भी मिल गया, पहले घर में जुपिटर भी मिल गया और उसको मंगल भी मिल गया। यहाँ बिल्डर बन सकते हैं हम। बिल्डर आप ही नहीं बनोगे तो कौन बनेगा, ये वाली बात है। तो शनि, राहु, जुपिटर और मंगल, आपका करियर 3 ग्रहों से जुड़ेगा। राहु से विदेश, जुपिटर से यानी कि आप कंसल्टेंट बनोगे, गुरु कंसल्टेंट है, जुपिटर कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, पढ़ाना सिखाना, टीच करना। इस आज पूरे वीडियो में आपने जिसको कुछ नहीं आता होगा उसको सिखाया है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे गलतियां हो सकती हैं, ऐसे बचते हैं। मंगल है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, ठीक है। ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी में है। लेकिन अभी आप हैं अच्छा, एक कुंडली में अब दोष समझाता हूँ, आपके दोष क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो ये 8वां घर होता है। 8वां घर दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट और सडन लॉस, सडन फॉल, इन डाउनफॉल का घर होता है। इसका मालिक बन के गुरु बैठ गया लगन में, यानी कि आप और दुख दर्द जुड़ गया, ठीक है। जब तक आप थे यहाँ पर, जब तक आप अपनी कुंडली में फॉरेन वाला लॉक नहीं खोल रहे थे, तब तक दुख दर्द पीड़ा, अचानक से नुकसान, बनते बनते काम ना बनना, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अब 8वां घर जिसकी मैं बात कर रहा था, जो दुख दर्द पीड़ा का, ये कमीशन का घर है, हाँ। ठीक है। ये एजेंट्स का घर होता है, ठीक अच्छा। है। ये प्रोफेशन एजेंट्स का, एजेंट के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। 8वें घर का मालिक लगन से जुड़ गया, लगन यानी आप, फर्स्ट हाउस यानी आप। ये व्यक्ति इस दोष को कभी भी महसूस नहीं करेगा अगर ये कमीशन के काम में आ जाए। हाँ। और ज्योतिष भी, 8वां घर ज्योतिष भी है, ठीक है। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है, ठीक है। आपके विदेश के घर का मालिक चंद्रमा करियर के घर में बैठा है। चंद्रमा कभी एक काम से पैसा नहीं कमाता। चंद्रमा को है कि इसकी थाली अच्छी लग रही है, हाँ। ये भी चाहिए, ठीक है। वो भी बढ़िया कर रहा है, वो भी चाहिए। तो वो इसलिए आप एक के बाद एक के बाद एक, नहीं तो काम तो सीधे, आपको प्रॉपर्टी पसंद है, मेरे पास है, लो कमीशन दे दो, बात खत्म, ठीक है। पर नहीं, मैं इंटीरियर भी कराऊंगा, उससे भी मैं इनकम करूंगा। बाकी भी आपने कई सारी सर्विसेज बताई, लोन भी करवा रहे हैं आप, शादी भी आप शुरू कर दोगे, आप चढ़ा, ठीक है। बॉलीवुड में जाने का मन है, बॉलीवुड बिग बॉस इस टाइप से कुछ। अगर सच बताऊं विनय जी, आप विदेश चले जाते और आप सिर्फ एक काम करते, ठीक है, तो आप बहुत पैसा कमा लेते, बहुत नहीं कमाते। हाँ। आपको बहुत पैसा कमाने में ये चंद्रमा ही हेल्प कर रहा है जो एग्जॉल्टेड है। बट मून 10th हाउस में लोनलीनेस फील कराता है, हाँ। अकेला फील कराता है। आप हमेशा ये फील कर सकते हैं कि यार मेरे दिमाग जैसा व्यक्ति क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं जैसा सोच रहा हूँ, मैं जैसी मेरी जो विजन है आगे का, ऐसे लोग मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं मिलेंगे आपके जैसे, ठीक है, जब तक आप इस शनि की रेमेडी नहीं करेंगे,
ठीक है, जब तक शनि को पैसिफाई नहीं करेंगे। अब ये सब तो ठीक है। अब देखो आज के पॉडकास्ट में मुझे और क्या रियलाइज हुआ, आपका ये 6 नंबर जहाँ लिखा है ये धन का घर है, मनी का 6 नंबर बुध का, ठीक है, यानी बुध है वाणी के देवता। आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। और आप ये देखिए शनि के जस्ट सीधे सामने मरकुरी बैठा हुआ है। राइट। इसे कहते हैं शनि बुध पे दृष्टि डाल रहा है और बुध शनि पे दृष्टि डाल रहा है। इस व्यक्ति के पैसे इसकी जुबान से आते हैं, ठीक है। और शनि के साथ बुध जुड़ा यानी व्यापार करेगा, बिजनेस। बुध व्यापार भी है, बुध बुद्धि भी है, और बुध आपकी वाणी भी है, ठीक है। और लेकिन देखो चक्कर देखो तो खास है, धन के भाव का मालिक बैठा जाके 12वें घर में, जो कि विदेश का घर है, ठीक है, धन विदेश से। विदेश। ये अलाइनमेंट बोलते हैं इसे। अभी अगर विदेश नहीं जाओगे तो धन का लॉर्ड मरकुरी कभी एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और आपके लोग कहते रहेंगे राजयोग है, राजयोग है, राजयोग है, कभी फलित ही नहीं होगा। राजयोग तब फलित होते हैं जब आप सही टाइम पे सही काम कर रहे होंगे। जो ग्रह करवाना चाहता था, आपका राजयोग विदेश में, आप यहीं रह जाओ, कोई राज आएगा चला जाएगा टाइम आपका। टाइम ही ना आए सही टाइम पे तो भी राजयोग फलित नहीं होगा। आपकी एक मैंने पॉडकास्ट देखी थी, उसमें आपने बोला राजयोग बहुत सारे लोगों की कुंडली में होता है, लेकिन राजयोग सही टाइम पे आए तो मतलब 80 साल के बाद आ रहा है, 126 साल के बाद आ रहा है, तो क्या मतलब है? बिल्कुल सही, ठीक है। अब धन का मालिक गया विदेश के घर में। अच्छा, विदेश का घर खर्च का घर भी होता है। हाँ। ये व्यक्ति अगर कंजूस बन गया तो हाँ। पैसे नहीं कमा पाएगा। ये व्यक्ति जितने पैसे खर्च करेगा कुदरत इसको और देगी लाकर। ये भी अलाइनमेंट है। अब आपका एक पेंडिंग कर्मा है जो कि शनि और बुध से निकल कर आता है आपका। आपको जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए करना है, और बुध है तो एजुकेशन से रिलेटेड उनके लिए कुछ करना चाहिए आपको। तो अगर आप कुछ चैरिटी करना चाहो, क्योंकि आपका चैरिटी के हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है, मरकुरी से सेकंड में बैठा हुआ है, तो डू समथिंग फॉर जो बच्चों के माँ बाप नहीं है या जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपकी कुंडली अपलिफ्ट हो जाएगी। अब आप अच्छा एक चीज होती है, आपने शब्द सुना होगा गोचर या ट्रांजिट, ठीक है। तो शनि अभी मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। 2025 में अप्रैल से पहले शनि कुंभ राशि में थे, यानी कि 2024 में शनि आपके व्यापार के घर में बैठे हुए थे। 7वां घर शनि का पावरफुल हाउस है, प्लस आपके में शनि की ही राशि है। 2023 अच्छा जाएगा, 24 अच्छा जाएगा, 2025 की अप्रैल तक अच्छा जाएगा। उसके बाद शनि आ गए 8वें घर में। 8वां घर है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि अब पीरियड शुरू हुआ है बदलाव का। इस टाइम पीरियड में व्यक्ति बहुत नई नई चीजें ट्राई करता है, नए नए लोगों से मिलता है, नई नई लर्निंग सीख रहा हो। इस टाइम में आपने बहुत सीखा होगा अप्रैल 25 से लेकर अभी तक, और ये भी फेज चल ही रहा है, जून तक चलेगा इस साल के, ठीक है। तो ये टाइम में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, विनय सा 2.0, ठीक है। ये जो काम कभी नहीं हुए थे, जो लर्निंग कभी नहीं की थी, तो अब शनि का तरीका क्या है, या तो मेहनत कर लो दोस्त, क्योंकि मैं कर्म का प्लैनेट हूँ। अगर तुम आलसी हो, मेहनत नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें बुरा टाइम दिखाऊंगा कि तुम्हें पैसों की कीमत नहीं है, लाओ पैसा दे दो, जितना है वो भी छीन लो, तब पैसे की कीमत समझ में आएगी ना, तब फिर आगे समझ लो, वापस ले लो। कोई भी ग्रह विनय जी आपका कर्जा लेकर नहीं जाता है। कई लोग 6 साल 7 साल 8 साल रगड़ते रहते हैं और दुनिया को देख रहे होते हैं, उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। मिलेगा आपको, दशा आने दीजिए, और वो दशा या तो शनि की होगी या राहु की होगी। इस कलयुग में सबसे ज्यादा धन शनि और राहु की दशा या शनि की 7.5 में लोग कमाते हैं। अभी अप्रैल में मेरी आपका सबसे ज्यादा राइज राहु की दशा में हुआ है। अप्रैल में ठीक तो है, राहु की दशा खत्म हो जाएगी। यस। अब आप क्या करना, मई में खत्म होगी आपकी राहु की दशा, 26 मई के आसपास। अब फिर गुरु की दशा शुरू हो जाएगी आपकी। गुरु गुरु तो बेस्ट हो जाएगा आपका। 16 साल गुरु की दशा चले। अच्छा, गुरु आपके मेंटल हैप्पीनेस के मालिक हैं, और फिर से आपके जो काम है कमीशन बेस्ड जो काम है आपका, उसके भी लॉर्ड हैं, ठीक है, और बैठे हैं। तो ये दशा अच्छी जाएगी, ठीक जाएगी। लेकिन इस टाइम में आपका एजुकेशन का जो काम है वो बढ़ेगा, ठीक है, और वही चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। जितने आप लोगों को सिखाओगे, या जितने निश्चल मन से कि आई एम अ टीचर, आई एम अ एजुकेटर, मैं रियल एस्टेट का एजुकेटर हूँ, ठीक है, चाहे आप ब्रोकर हो, चाहे आप क्लाइंट हो, मैं सबको सिखाता हूँ। ये वाला जो आप ये पर्सोना लेकर आपको आगे बढ़ना, ये इमेज आपको आगे बढ़ा ले जाएगी। अब आपने मुझसे सवाल पूछा था क्या मैं बिल्डर बन पाऊंगा, तो शनि मंगल से जुड़ गया, बिल्कुल बिल्डर बनोगे, लेकिन इसमें एक लॉक लगा हुआ है। वो लॉक खुलेगा जब तक आप 9th हाउस मंगल को ओपन नहीं करेंगे, तब तक बिल्डर नहीं बनेंगे, या 9th हाउस मंगल का काम नहीं करेंगे तब तक आप बिल्डर नहीं बनेंगे। तो क्या है वो काम, इस व्यक्ति को देवी का मंदिर कंस्ट्रक्ट कराना है अपने पैसों से, अपने जहां पर इसके या तो पिताजी का गांव था या इसका गांव था। मैं ऑलरेडी पता है, आ, मैं बोल रहा हूँ आपको पहली बार, हमारे वहाँ पे हमने डिस्कशन किया है ऑलरेडी कि माँ वैष्णो देवी का मंदिर हमने बनवाना है बुरहानपुर शहर में, क्योंकि हमारे वहाँ पे मंदिर नहीं है, और एक छोटा सा है तो बहुत दूर है। तो मैंने यहाँ तक बात करी, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एक ज़मीन खरीदी थी, तो
वो एक ही ज़मीन है मेरे पास में जो मेरी है, जो इंडिया में है, वो छोटी सी। तो मैंने बोला उसके बाजू वाली भी खरीद के उस पे माता रानी का मंदिर बनाना है और एक पंडित जी को वहाँ रखना है फुल टाइम, और जो भी खर्चा है पूरा हम करेंगे, देखेंगे, मैनेज करेंगे। लेकिन लोग ये आस्था से जुड़े रहने के लिए उसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन मांगेंगे, ताकि लोगों का कनेक्शन उस मंदिर से डेवलप हो। पैसे की माता रानी की वजह से कोई कमी नहीं है। एक नहीं 10 मंदिर बनाने की ताकत दी है माता ने। हम क्या बनाएंगे वही बनवाएंगे। लेकिन ये रियलिटी है, ये अभी की बात है। मतलब पिछले 6 महीने से मेरे मन में चल रहा है। मैंने आपको बताया भी अभी मिलने के पहले क्या क्या चीज़ें मेरे प्लान्स है रिलीजियस टर्म्स पे या और भी चीज़ें। तो ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। हुँ। अब देखो मैं बताता हूँ, आपने ये मंदिर का आइडिया आपके पास था, आपने मुझे बताया भी नहीं था, ठीक है? ये जिस दिन होगा उस दिन आपको पहुँच उसके बाद आप देखिएगा 3 साल के अंदर आप कहाँ थे और कहाँ पहुँचे, 100 ठीक है? अब ये तो नहीं, हो ये गया। तो वो नहीं है कि मैं चैरिटी करूँ, मंदिर बनाऊँ आगे बढ़ने के लिए। नियत ये है कि भाई जो कर सकते हैं हम किसी के, मेरा मन ऐसा है कि मैं किसी के लिए भी जो कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कितना मैं किसको हेल्प कर सकूँ निस्वार्थ। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्लाइंट हमसे पूरा ज़ीरो डाउन करके यूनिट सेलेक्ट करके दूसरे एजेंट से जाके प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, फिर रोते हुए हमारे पास वापस आते हैं। तो फिर मैं उनको डाँट लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं उनका फ़ोन-वोन काट देता हूँ, गुस्सा करता हूँ, फिर बहुत चिढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद फ़ोन लगाता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ और बोलता हूँ बताओ क्या समस्या है, मैं सॉल्व करता हूँ। तो निस्वार्थ मैं करता हूँ काम। मैं मतलब ये नहीं कि, और मेरे को मज़ा तब आता है जब दूसरे बंदे पैसे कमाते हैं। मुझे लगता है मेरे साथ में जो बंदा बैठा है वो अमीर होना चाहिए। ओके। अब ये जो शनि है, जी। ये है आपकी कुंडली की एक्चुअली दे भी यही रहा है, प्रॉब्लम भी यही है। प्रॉब्लम बस ये है कि यार अच्छी टीम अगर बन गई ना, तो हाँ, काम बढ़िया हो ये वाला जाएगा, प्रॉब्लम। ठीक है? इसके लिए हम ऑफ द पॉडकास्ट में आपको कुछ बताऊँगा, आप करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत व्यापारी देखे हैं, एक से एक, बड़े से बड़े यूएस में एंड कनाडा में, यूरोप में बहुत काम कर रहे हैं, पर ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको बिलियनियर्स नहीं बनने देती, सिर्फ़ मिलियनेयर तक बना के ही छोड़ देती है। वो भी बहुत है, वो भी बहुत ज़्यादा है। बहुत होता लेकिन अगर हम ये लॉक खोल सकते हैं तो क्यों नहीं? व्हाई नॉट? एक पेंडिंग कर्मा है जो एक मैंने हिंट दे ही दिया आपको, एक मैं एक चीज़ और बताऊँगा, हम वो करेंगे, ठीक है? मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया। ठीक है? ओके, अब देखना एक चीज़ और ख़ास बता रहा हूँ आपको। शुक्र भी आपका बहुत अच्छा है, तीसरे घर का मालिक है और जो 11वें घर में बैठा है। थर्ड हाउस होता है आपका ट्रैवल का, ठीक है? 11वां घर है प्रॉफ़िट का, ट्रैवल, प्रॉफ़िट, ठीक है? यात्राएँ करते रहिएगा, मतलब हवा-पानी थोड़े-थोड़े टाइम पे आप बदलते रहिएगा, ओके? कुछ और भी बातें हैं पर वो पर्सनल है, वो हम फिर कभी बात करेंगे उसकी, ठीक है? रूबी आपने पहना हुआ ही है, तो लगन का रत्न आपने पहन लिया, पहन सकते हैं आप। इसके अलावा आप एक कोरल भी पहन सकते हैं, पर उससे गुस्सा आपका बढ़ जाएगा, थोड़ा एग्रेशन बढ़ जाएगा, गुस्सा तो वैसे ठीक है? ही हुँ, कम करना है मेरे को हुँ। बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आप एक कोरल भी पहन सकते हैं और आप पहना करिए 12 मुखी का और 19 मुखी का रुद्राक्ष एक साथ, ठीक है? वो भी आप वो मन शांत रखेगा, नेगेटिव थॉट्स हटाएगा, नींद अच्छी रखेगा, बेहतर करेगा नींद। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो केतु और मंगल के बीच में चंद्रमा आ गया है, ये दोनों मैलेफिक प्लैनेट हैं। चंद्रमा हैम्पर होगा यहाँ पे, जो चंद्रमा हैम्पर होता है, लेट सोता है आदमी, टेंशन ज़्यादा लेता है, स्ट्रेस ज़्यादा लेता है, कभी भी कुछ भी खाने लग जाता है, ईटिंग नींद हैबिट गड़बड़ मेरी हो 4 जाती है। घंटे की है, 5 घंटे की है। इससे ज़्यादा मैं सो ही नहीं पाता। मतलब कितना कोशिश में नहीं सो पाता मैं। आप मैक्स हो सोएँगे, गया 6 अब घंटे। सुलाएँगे आपको, ठीक है? तो ये है आपकी कुंडली एंड ये कुंडली है तो बहुत नॉर्मल, लेकिन आपने हर वो काम किया जो ये कुंडली चाहती थी आपसे करवाना। जैसे ही व्यक्ति ये करने लग जाता है, वैसे ही वो एक नॉर्मल लाइफ़ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ़ जीने लग जाता है या अपने टाइम लाइफ़ में एक अच्छा समय देखता है वो व्यक्ति। और जो नहीं करता, जो उसके विपरीत चलता है, वो टफ़नेस देखता है, वो प्रॉब्लम देखता है, वो कहता है यार मेहनत कर रहा हूँ, मिल क्यों नहीं रहा है कुछ, ठीक है? तो ये है ज्योतिष का प्रभाव, जो आपने ना समझते हुए भी अपने जीवन में किया। पर क्यों कर ले गए आप? बाकी के क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये होता है आपके प्रारब्ध। आपके दादाजी से या तो बहुत प्यार करते होंगे आपको, या फिर उनके दादाजी या पापा आपके बहुत प्रेम करते होंगे। ये सिर्फ़ पितरों की कृपा से हो सकता है कि एक घर में लड़का पैदा होगा जो घर की तकदीर बदलेगा, ठीक है? तो आपके पितरों की कृपा बहुत है, इसलिए आप कोशिश किया करिए, आप अमावस्या जब-जब आए, तब आप देवी के मंदिर में या तो कुछ डोनेट करें, नहीं तो आप उस दिन फ़ास्ट रखें। उस दिन व्रत रखें अपने पितरों के लिए, ठीक है? तो आपकी ये ब्लेसिंग, ये जो अपने आप मैंने मंदिर की बात की, आपने कहा मैं भी सोच रहा था, ये बिना ब्लेसिंग के हो ही नहीं सकता था, ठीक है? राइट। तो ये ब्लेसिंग पितृ देते हैं, एंसेस्टर्स देते हैं, हाँ। उनके लिए अमावस्या का दिन होता है, उसमें आप फ़ास्ट रखिए या डोनेट करिए देवी के मंदिर में। तो ये थे आपकी कुंडली, मैं बड़ा पढ़ना चाहता था आपके सामने, अच्छा लगा मुझे पढ़कर। बहुत अच्छा लगा जो चीज़ें अ, मन में चल रही है, जो चीज़ें हुई है, वो हमने आज रियलाइज़ करी है। और मतलब ऐसे ही
इतने बड़े लेवल पे आप नहीं पहुंचे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे पता थी, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे आज पता चली है। किसी व्यक्ति को पता नहीं उसका जन्म समय क्या था या डेट नहीं पता है, तब कैसे है? बहुत आसान है और बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या फिर अपना बर्थ टाइम नहीं पता है, तो आप ऐसे ज्योतिषी के पास जाइए जो प्रश्न कुंडली के एक्सपर्ट हो। प्रश्न कुंडली आपके प्रश्न पे बनाई जाती है। आपने सवाल पूछा कि मैं डेवलपर बनूंगा, आपने सवाल पूछा क्या मेरा बेबी होगा, आपने सवाल पूछा क्या मेरी शादी होगी इस साल या नहीं होगी, तो उस समय की एक कुंडली बनाई जाएगी जिसे प्रश्न कुंडली बोला जाएगा। और वो आपकी जो जन्म कुंडली है उससे ज़्यादा ही एक्यूरेट निकल कर आएगी। और ये साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी अब ये कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब है कि आपको प्रश्न कुंडली के ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। तो मुझे एक चीज समझना है, 2026, ठीक है 2026 का तो आप बता ही दोगे, आने वाले 10 साल का बताओ दुबई के लिए प्रेडिक्शन क्या है? ओके, दुबई आने वाले 10 साल तो नहीं 5 साल तक मैं जाऊंगा कि दुबई के रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ेंगे। दुबई में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। दुबई पर आपको दुबई में व्यापार भी अपना सेटल करना चाहिए। जो लोग व्यापारी बनना चाहते हैं या हैं ऑलरेडी, उनके लिए दुबई एक बेहतर जगह है। दुबई के साथ साथ मुंबई भी एक बहुत अच्छी जगह है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हाँ। यहाँ पर आपको जो आपके कलीग्स हैं, एम्प्लॉय, उनके अंदर कल्चरल इश्यूज नहीं मिलेगा, जो कि इंडिया के कई रीजन्स में मिलता है। यहाँ पर आपको वही लोग मिलेंगे जिनको पैसा बनाना है, जिनको काम करना है और जिनको पता है कि काम करेंगे तो ये महंगे घर का महंगा रेंट भी भर पाएंगे। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो आने वाले 5 साल में ये दोनों जो लैंडस्केप है वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत पावरफुल हैं इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर। अच्छा, देखिए भाई, अगर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना है तो सेफ वो बता दिया है, अभी इससे ज्यादा नहीं कर सकते, आपको अपने आप को कन्विंस करना है। यस। बहुत सारे लोग होते कन्विंस हो जाते हैं, पैसे नहीं छूटते, लोगों से ना पैसे नहीं छूटते, माया नहीं छूटती ना। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, कौन से नंबर के और कौन सी राशि के लोग होते जो बिजनेस बहुत अच्छा करते, और कौन से नंबर के और कौन से राशि के लोग होंगे जिनको रियल एस्टेट बहुत अच्छा फलता है? ओके, तो वैसे तो सभी राशियों सभी नंबरों को ये सूट कर सकता है, बट अगर मुझे चुनना ही है तो मैं सबसे पहले चुनूंगा नंबर 5 को। ठीक है, अगर आपका मूलांक 5 है तो आप बहुत एक रूथलेस आदमी होते हो, जो एक पिशाच की तरह है कि अगर ईगो हर्ट हो गया तो भाई साहब मैं दुनिया पलट दूंगा, भूख प्यास सब भूल जाऊंगा, काम इतना करूंगा। नंबर 5 वालों को बचपन से समझ में आ जाता है कि ये दुनिया पैसे से चलती है और इस दुनिया को अगर जीतना है, सम्मान पाना है तो मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। नंबर 5 वालों के बर्थ में या जन्म में या बचपन में कोई ऐसा कांड हुआ होता है, किसी ने उनको पैसे के लिए नीचा दिखाया होता है या उन्होंने फील किया होता है, और फिर वो उसको उसका जवाब देने के लिए पूरी जिंदगी काम कर जिंदगी रहे काम होते में हैं। होती है। दूसरा अंक नंबर 1 ही बोलूंगा मैं, क्योंकि नंबर 1 के अंदर एटीट्यूड, जहाँ जाऊँगा वहाँ पे नंबर 1 बन के दिखाऊँगा, ठीक है? ये जो ड्रिवन करने वाला जो आपका ग्रिट होता है ना, ये नंबर 1 के अंदर बहुत शानदार होता है। उसके बाद जो तीसरा मूलांक मैं चूज़ करूँगा वो अंक 9 है, क्योंकि अंक 9 मंगल का ही अंक है, ये रियल एस्टेट को रिप्रेज़ेंट करने वाला नंबर है। नंबर 9 वालों के पास जेनुइनली एक कला होती है कि ये नेटवर्क बड़ा बढ़िया बना लेते हैं, राइट। ठीक है? लोगों से दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं या दो लोग इनको टाइम पे सही मिल भी जाते हैं। तो रियल एस्टेट के काम के लिए 3 नंबर बहुत अच्छी, वैसे कोई भी अंक ये काम कर सकता है। कुंडली ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है, बट ये 3 नंबर मैं चूज़ करूँगा। और राशि के हिसाब से? राशि के हिसाब से अगर सबसे बेहतर कौन रियल एस्टेट का ही अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो रियल एस्टेट के काम के लिए आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे आपने आज डेटा बहुत सारा समझाया हमको, तो बुध की राशियाँ, उसमें भी कन्या राशि। कन्या राशि के लोग ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं अपने दिमाग से, वो बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। और दूसरी राशि है जेमिनी, वो एक्टर बनाती है या वो इन्फ्लुएंसर बनाती है। तो अगर आप बुध की राशि इनमें से कोई भी है और या कुंडली में बुध स्ट्रांग है, आप कुंडली में बुध मजबूत है आपका, तो आप इस काम में जाते हैं। तो ये 2 राशियाँ हैं, पहली कन्या है, दूसरी आपकी मिथुन है। एक राशि और है सिंह राशि। अगर आपका चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है तो सिंह राशि वाले लोग कमाल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर भूख है। देखिए, जिसके अंदर भूख होती है ना, वो रास्ता बना लेता है। जिसके अंदर भूख नहीं होती, आप उसको कितना भी मोटिवेट कर लो, वो नहीं हो पाएगा। और भूख आपके अंदर है या नहीं, ये आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे जिसकी बात हो रही है। आज भी इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो जिस दिन इस चीज़ को एक्सपीरियंस अपनी आँखों से करेंगे, अपने 5 सेंसेस से करेंगे कि यार एक ज़िंदगी ऐसी भी हो सकती है, एक लाइफ़स्टाइल ऐसी भी हो सकती है, वो भूख धीरे-धीरे अंदर डेवलप होती है। सिंह राशि वालों के अंदर बाय बर्थ ये चीज़ देखने को मिलती है। तो गुरुजी अब ये बताइए, क्योंकि कुछ सवाल मेरे क्लाइंट्स के थे, हमारे थे, जो हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? जब जेब में पैसे हों वही अच्छा दिन है, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टी खरीदने के गृह प्रवेश के मुहूर्त बहुत सारे होते हैं, नहीं, गृह प्रवेश के मुहूर्त ठीक है? नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बोल रहा हूँ।
प्रॉपर्टी तो मैं कई बार ऑफ आपको प्लान होता और तो वो 3 साल बाद टेक्निकल मिलेगी। चीज बताता हूँ। प्रॉपर्टी और ज्वेलरी जब भी आप खरीद रहे हो तो अपना स्वर चेक करें, ठीक है। दो स्वर होते हैं, राइट नॉस्ट्रल को सूर्य स्वर कहते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल को चंद्र स्वर कहते हैं। आप हमेशा उनमें से कोई एक एक्टिव रहता है। जैसे अगर आप ऐसे करोगे तो आपके राइट नॉस्ट्रल से ज़्यादा हवा पास होगी, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हो। जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं उनके राइट नॉस्ट्रल से ज़्यादा हवा पास होती है। जो थोड़े से शांत रहते हैं, सुकून में रहते हैं, उनके चंद्र स्वर से यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से ज़्यादा हवा पास हो रही होगी। दोनों एक साथ बहुत रेयर चलते हैं। इसे शिव भगवान ने माता पार्वती को बताया, इसके सारे रहस्य। इसे बोला गया स्वर विज्ञान। कोई भी चीज़ जो चाहते हो आप कि मेरे पास हमेशा रह जाए, या चाहे वो आपका प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपकी ज्वेलरी हो, तो आप चेक करिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर चंद्र स्वर चल रहा है, नहीं तो इसको कन्वर्ट चेंज भी कर सकते हो आप इसको बंद करिए, 30 बार लंबी सांसें लीजिए तो ये चेंज हो जाता है। आप जब उसे रिसीव करोगे अपने लेफ्ट हैंड से, तो चीज़ हमेशा आपके पास रहेगी, वो गोल्ड भी, वो ज्वेलरी भी और वो प्रॉपर्टी भी। अच्छा, तो लेफ्ट वाला चलना चाहिए। लेफ्ट चलना चाहिए। तो भाई लेफ्ट वाला जिस दिन चल रहा है उस जैसे दिन मैं प्रॉपर्टी आपको, ले लो। चलो आप रियल एस्टेट हो, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। आप अपना स्वर चेक करना। जब आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है, ठीक है, लेफ्ट चल रहा है मेरा भी। चलो अभी आप सुकून में शांति में आ गए ना, मैं हाँ। इसको बैठ के, ठीक है। अभी देखना कुछ घंटे बाद आप फिर चेक करना, बदल जाएगा। हाँ। ठीक है। जब भी आप किसी नेगोशिएशन में बैठे हो, कोई डील कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि सामने वाला मेरी बात मान जाए, ठीक है, आपको राइट अपना स्वर एक्टिव रखना है और उस व्यक्ति को अपने राइट में बिठाना है, ठीक है। और फिर आप देखना और फिर मुझे फोन करके बताना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं कभी आपको पता है एक चीज, हाँ। मैं कभी प्रॉपर्टी नहीं बेचता। हम्म। लोग खरीदते हैं मुझसे। कभी जीवन में डील हाँ। करोगे आप तो ये करके देखना, ठीक ठीक है। है। अच्छा, इसके बाद में एक सवाल मेरा ये, बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं राहु काल। हम्म। राहु काल क्या होता है? मुहूर्त होता है, पंचांग एक चीज है, उसमें 5 अंग होते हैं, तिथि वार योग करण नक्षत्र। ऐसे ही राहु का समय होता है, ये 7 दिन फिक्स है, ठीक है, कि फ्राइडे को सुबह 9:30 से 11 बजे तक रहेगा, ठीक है। इस तरह से 7 दिन का फिक्स होता है। आमतौर पे मान्यता है कि राहु काल में कोई पॉजिटिव काम, कोई अच्छा काम, कोई नई चीज नहीं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि राहु का जो एक दूसरा नाम है वो है ऑब्स्टेकल्स। तो आप राहु काल में जो काम शुरू करेंगे वो फंस जाएगा, वो अटक जाएगा कहीं। वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या दुबई में भी वास्तु अप्लाई होता है? ओके। वास्तु हर जगह अप्लाई होता है, चाहे दुबई हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वास्तु हर जगह अप्लाई होता है। बस चीज़ आपको इतनी ध्यान रखनी चाहिए कि आपका वास्तु जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस ऑफिस आपका है, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है, साउथ वेस्ट खराब होता है, वेस्ट में ये होता है। ये स्टैंडर्ड रूल जो हम यूट्यूब पे या रील्स में सीख जाते हैं, वो अप्लाई मत करिए। हर घर का वो वास्तु यूट्यूब में बताते हैं, वो नीली टेप लगा दो, वो लगा दो। टेप से कुछ नहीं होता, ठीक है। किसी वास्तु की ऑथेंटिक बुक्स में टेप लगाना नहीं लिखा है, हाँ। ठीक है। तो ये चीज़ मन को शांत कर मैं देती है। आपको बताऊं, मेरे घर का वास्तु, जो मेरा खुद का स्वयं का वास्तु घर है, खरीदा हुआ है, मेरे को थोड़ा बहुत वास्तु का ज्ञान भी है। मेरा साउथ वेस्ट नीचा है, पानी का टैंक अलग उधर है, हम्म। तो गहरे में चले गया। उसके बाद मेरा नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, मेरा अग्नि सही जगह है, बस हम्म। ये मेरा वास्तु है। बताओ, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? ओके। अब आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ जो मैं पैसे लेके बताता, ठीक है। अगर आपका कोई भी घर है, स्पेशली लैंड का, मतलब जैसे आपका विला वगैरह है या बंगलो वगैरह है, आपके घर के बाहर अगर पाम ट्रीज लगे हुए हैं, तो उस घर में रहने वाला अमीर बनेगा। तो उस दुबई तभी अमीर हो रहा है, घर में हर विला वाले के घर के बाहर पाम हाँ, ट्री होते हैं। पाम ट्री होने चाहिए, ये है। और घर के अंदर अगर लगा लोगे आप, पैसा तब भी मिलेगा, लेकिन अब हेल्थ इश्यूज रहेंगे, हाँ। ठीक है। अब तबीयत खराब होगी या किसी की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। तो घर के बाहर आप पाम ट्रीज लगाइए, 3 के मल्टीपल में, 3, 6, 9, 12, इस ओके। तरह से। देखिए ये वास्तु का बहुत बड़ा, पैसे के लिए, धन के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है ये। और अपार्टमेंट्स में भी वास्तु अप्लाई होता है? बिल्कुल अप्लाई होता है अपार्टमेंट्स में। क्योंकि आप कई लोग बोलते हैं, वास्तु वो देखो कई लोग बोलते हैं, मैं आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं अपना एक क्वेश्चन पूरा रखना चाहता हूँ। मैंने और वास्तु पे कुछ पॉडकास्ट किए, तो कई लोग बोलते हैं अपार्टमेंट में वास्तु अप्लाई नहीं होता है, वो तो प्लॉट पे होता है, उस पे होता है, लेकिन अपार्टमेंट का। वास्तु जहाँ आपका वास है वहाँ का वास्तु होता है, ठीक है। जब हम एक छोटे छोटे बाथरूम में वास्तु कर रहे हैं, तो अपार्टमेंट तो लोग इतना बड़ा बड़ा लेते हैं, वहाँ रहेंगे क्यों नहीं, इफेक्ट होगा। सही बात। वास्तु हर लेवल पे काम करता है, अगर आपका देश है उस लेवल पे भी काम करेगा। इसीलिए आप देखो, जो मैक्सिमम कंट्रीज के जो साउथ एरिया के लोग हैं वो रिच हैं, बिकॉज साउथ इज रूल्ड बाई मार्स, ठीक है। राइट। और सैटर्न का भी इफेक्ट उस पर आ जाता है, ठीक है। तो धनी लोग आपको हमेशा साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, साउथ साउथ, अमेरिका, साउथ दुबई में अगर कोई एरिया दुबई हो, साउथ ठीक है, चल रहा तो है। साउथ में है। ये तो कंट्री लेवल पे भी काम करता है, सिटी लेवल पे भी आप देखना, साउथ के एरियाज में बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर रह रहे होंगे या व्यापारी लोग रह रहे होंगे।
सिटी के मोहल्ले के लेवल पे भी काम करता है कि इस सेक्टर का, इस मोहल्ले का क्या वास्तु है, घर के लेवल पे भी करता है, अपार्टमेंट के लेवल पे भी करता है। अच्छा, साउथ का मैं बताऊँ आपको, दुबई साउथ के मेरे वीडियोस देखना आपने 3 साल पुराने, मैंने जिस रेट पे प्रॉपर्टीज बेची है, दिखाई है, बताई है, वो डबल नहीं ट्रिपल हो गई है, तो थोड़ा ध्यान रखें। दुबई साउथ में। अच्छा, इसके बाद मैनिफेस्टेशन का बहुत चल रहा है आज के टाइम में, मतलब हर आदमी मैनिफेस्टेशन पे वीडियो बना रहे हैं। जैसे मेरा भी एक अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है, मैं मैनिफेस्टेशन पे उतना पता नहीं बिलीव करता हूँ नहीं करता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन ये मुझे चाहत होती है कि यार ये कर लेते, वे कर लेते। जैसे अभी मैं दुबई आया, सॉरी इंडिया आया, इंडिया के पहले मैं दुबई था 3-4 दिन, उसके पहले मतलब मेरा घर ही दुबई में, लेकिन उसके पहले मैं थाईलैंड था, उसके पहले सिंगापुर था, तो ऐसे ट्रैवल कंटिन्यू चल रहा था। मुझे लेनी थी जे वैगन, जी वैगन बहुत टाइम से लेनी की, लेकिन ले नहीं पा रहा। वो चाहत है, मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन ये है कि एक दिन लूंगा, जैसे बिल्डर बनूंगा शायद से, वो मैनिफेस्टेशन है। अब मैं ले सकता हूँ, मैं ले नहीं पा रहा हूँ। मैं जी वैगन लेने जाता हूँ, प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ। एक बार मैंने रोल्स रॉयस ले ली, फिर अब मैं जी वैगन लेने गया था, फिर क्या हुआ, मैं गलती करी कि अच्छा हुआ मुझे नहीं पता, मैं मेरी वाइफ को साथ में लेके गया, और मेरी वाइफ को जैसे एंटर करे, ऑरेंज कलर की लैम्बोर्गिनी उरुस पसंद आ गई। तो अब वो बोलती है उरुस लेंगे, मैं बोलता हूँ जी वैगन लेंगे। फिर ऐसा हुआ कि चलो दोनों ले लेते। तो हमने वहाँ पे जो शोरूम का मैनेजर था उसको बात किया, ये किया वो किया, भाई तू बता क्या है, मेरा 4 घंटे बाद फ्लाइट है, मेरे को जाना है सिंगापुर, मेरा इवेंट है प्रॉपर्टी का। तो वो कुछ हमारा रेट और उनका रेट बना नहीं। मैंने बोला देख भाई, यहाँ से बाहर निकला तो फिर मैं कहीं और पैसे लगा दूंगा, फिर मत बोलना मेरे को। तो अभी बता क्या करना है, दोनों गाड़ी ले लेते, और पेमेंट पूरी, कोई लोन वोन का टेंशन नहीं। तो बोलते है ठीक है, मैं बताऊंगा, करूंगा। बाहर निकल गया, मैंने फिर प्रॉपर्टी खरीद ली। तो मैं गाड़ी कब ले पाऊंगा? मेरा मैनिफेस्टेशन का क्या है, और ये चाहत में और मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस क्या है? ओके, इच्छाएं बहुत हो सकती हैं। हाँ एक इंसान की इच्छाएं अगर पूरी होने लग गई तो दुनिया में क्योस हो जाएगा, हाँ, क्योंकि बहुत वियर्ड वियर्ड लोगों के डिजायर हैं। मैनिफेस्टेशन फैंटेसी की बात नहीं कर रहे, चाव की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, हाँ ठीक है। मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी होती है जो दिल के बड़े सच्चे होते हैं, हाँ दिल के प्योर लोग होते हैं, ठीक है। देखिए, आपने एक वो फ्रेज सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो आप मैनिफेस्टेशन किसके सामने कर रहे हो कि भगवान मुझे दे दे, देवी मुझे दे दे, ये मुझे दे अब वो दे। खुद ही भगवान बन गया। आप खुद ही ब्रह्म हो, ये बात शास्त्रों ने आपको बता रखी है। पर हाँ बात क्या होती है कि समाज में रहते 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 आपके अंदर का जो ब्रह्म है वो बहुत दूर चला जाता है। ये गैप बन गया। ये गैप क्या, इसमें इनसिक्योरिटीज है, इसमें फियर है, इसमें डर है, ठीक है, कि नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ जैसे 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 आप ये गैप खत्म करते हो, फिर आप जो बोलते हो वो होता है। ज्योतिष में अगर मैं जाऊं कि पंडित जी ये सब तो ज्ञान अच्छी बात है, कुछ तरीका बता दो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 11th हाउस आपकी इच्छाओं का घर है, डिजायर्स का घर है। 11th हाउस बताएगा कौन सी इच्छाएं आपको मिलेंगी। आप जो सोचते हो ना कि मेरी ये इच्छा है, वो भी आपकी नहीं है, कुंडली देती है आपको वो कुंडली डिजायर। देती है वो आपको। डिजायर भी जैसे आपका नहीं आपने है। अभी मंदिर का बोला, हम्म मेरा पूरा ब्लूप्रिंट रेडी है उसका। हम्म। मंदिर कैसे बनेगा, मैंने बताया माता रानी का, वैष्णो देवी माता का, अंदर से गुफा वुफा हमको बनानी है, कौन मैनेज करेगा, कैसे होगा, वो सब रेडी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, 11वां घर है आपकी इच्छाओं का। 11वें घर के मालिक, उनको पता करना है आपको, ठीक है। उसका हर प्लेनेट का 1 घंटा होता है दिन में, उस घंटे में आपको चीज लिखनी होती है, ओके, ठीक है। गॉट इट। ऐसे ज्योतिष से मैनिफेस्टेशन जुड़ जाती है। मैं हाँ, खुद करता हूँ, मैं हाथ से नहीं लिखता, मैं फोन में नोट्स में तो लिखता हूँ। आपने कभी लिखा दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना है? दुबई में तो नहीं लिखा है, मुंबई का लिखा है मैंने, ठीक है। आज लिख देता क्यों हूँ नहीं? आपके जानवर। क्यों नहीं? अच्छा लगता है वैसे, भारत में अपने जैसे लोग रहते हैं देश में। भारत तो मैं भारत दुबई में अगर कभी लूंगा भी तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही होगा मोस्टली, इन्वेस्टमेंट से। ठीक अच्छा, है। एक आखिरी सवाल है, लास्ट सवाल मेरा। सैटरडे को लोग बोलते हैं कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदते, हम्म। क्या रीजन है? इसका रीजन कोई स्पेसिफिक नहीं है, सुपरस्टिशन से बिलीव बैग्ड चीज है, ठीक है। इसमें ये मेरा पर्सनल भी सवाल है, मैं इसका रीजन बताऊंगा आगे, आप बता अच्छा, दीजिएगा। तो आप बताइए, मुझे नहीं पता इसका रीजन। नहीं नहीं, रीजन नहीं पता है मुझे, हम्म बट मैंने जितना मेरी लाइफ में गाड़ी खरीदी है, ब्लैक कलर की खरीदी है, हम्म। और सारी सैटरडे खरीदी है, और अगर कोई फ्राइडे मिल रही हो तो बोलता सैटरडे चाहिए। ओके, तो ब्लैक कलर तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। काले रंग से तो कभी नहीं डरना चाहिए। ब्लैक इज अ कलर ऑफ रॉयल्टी। आप भगवान शिवलिंग को, किसी भी भगवान शंकर के शिवलिंग को देखिए, सब राम लला राम जी,
हाँ ब्लैक कलर के हैं, आप तिरुपति बालाजी ब्लैक कलर के हैं, काली मैया ब्लैक कलर की हैं, कन्हैया ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। तो काले रंग से हमारे देवी देवताओं को बहुत प्रेम है, गॉड का फेवरेट कलर है। हम बस जो हम लोग डरते हैं ना, वो मूवीज ने वो काली रात, काली आत्मा, काला जादू, इस सब से डरा दिया लोगों को। आप अभी भी जाएंगे, जो लोग लेफ्ट हैंड अकल्टिज्म को प्रैक्टिस करते हैं या तंत्र साधना करते हो, काले रंग के कपड़े हाँ पहनकर करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। जब आप राइट हैंड अकल्टिज्म को, या जिसको हम नॉर्मली कहते हैं पूजा पाठ करते हो, तो आप येलो, रेड या वाइट कलर के सूदिंग कपड़े पहनते हैं। ब्लैक एनर्जी ऑब्जर्व करता है, तो जब आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तंत्र या तंत्र साधना में या किसी डीप साधना में, तो आपको ब्लैक पहन के करना चाहिए। तो ब्लैक रॉयल्टी का कलर है, निकलती बढ़िया काले रंग की मर्सिडीज तो देख के अच्छा लगता है, ठीक है। तो ब्लैक से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, ब्लैक इज अ गुड कलर। सैटर्न, शनि, शनि हार्डवर्क के लिए जाने जाते हैं, राइट। मेहनत के लिए जाने जाते हैं, शनि इसलिए जाने जाते हैं यार बहुत परेशान करता है, बट आज तक इस दुनिया में बिना शनि की कृपा के कोई अमीर नहीं बना है, हाँ ये तो है। ठीक है। शनि देखो, हर प्लेनेट का अपना अपना डिपार्टमेंट है। सूर्य आपको फेम देगा, चंद्रमा आपको मन की शांति देगा, शनि इन सब को, सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो एक कोई होना चाहिए गार्जियन जो चेक कर रहा है कि यार इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि फर्जी में तो नहीं मिल रहा है इसलिए। हाँ ये हर कोई अमीर बनने के लायक नहीं होता, आपको 4 पैसा मिलता है, दिमाग खराब हो जाता है, ये तो ठीक है। बहुत होता है, मेरे वहां तो यस। बहुत होता है। देखो रियल एस्टेट में क्या होता है ना, हम्म। बहुत सिंपल है। एक डील करता है और वो पैसा आता है, तो वो हमको सिखाने लग जाता है कि काम कैसे करना है। 2-3 डील कर दी तो वो फिर बोलता है कि तुम आज तक जो कर रहे थे वो सब गलत है। हम्म। तो कहने का मतलब ये जो आप बोल रहे हो बहुत रिलेट करता है रियल एस्टेट से, क्योंकि वो डील पे भी डिपेंड करता है यस। और बंदों पे भी डिपेंड करता है। किसी के लिए इतना भी बहुत होता है और किसी के लिए इतना भी बहुत नहीं होता है, तो यस। वो सारी चीजें। तो बिना शनि की कृपा के कोई अमीर नहीं बनता, और शनि चेक करता है कि तुम अमीर बनने लायक हो या नहीं हो। इसीलिए देखिएगा, आप कितने भी बिलियनियर की कहानी उठा लीजिए, सबका बैंकरप्सी आई है, हाँ सबका, सबने वो दिन देखा है कि एम्प्लॉय को देने के लिए सैलरी नहीं है या रेंट देने के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि जब उस लेवल तक शनि आएगा, और आपने कहा कि यार मैं यहाँ पर भी हार नहीं मानूंगा, ठीक है, तब शनि कहता है ये डिजर्व करता है। 2.5 साल पहले मैंने 4 साल पहले हमने कुछ काम स्टार्ट किया था, तो मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया था, पेपर वर्क नहीं किया था। और 1.5 साल के बाद जो मैंने कमाया था उसके पहले जितना भी कमाया था लाइफ में, वो भी सब चले गया। लिटरली मेरे पास जीरो हो गया मैं। तो जिससे मैंने न्यू हाइट्स का लाइसेंस बनवाया, उस बंदे ने मेरे को लाइसेंस अपने पैसों से बना के मैंने किस्तें बनाई थी इससे। ये आलम था, पैसे ही नहीं थे, जीरो, बिल्कुल माइनस, नेगेटिव में आ गए थे। तो उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, वहां भी हार नहीं माना। बस यही शनि, शनि वाले बंदे ऐसे ही हैं, ठीक है, और इन्हीं को फिर यही डिजर्व करते हैं, इन्हीं को मिलेगा आगे जाकर। तो इसी बात पे मैं एक और मैं चीज आपसे ही बताऊं ना हाँ, विनय जी, आपका एटीट्यूड क्या है, कि कल फिर सब छीन लो, मैं फिर बना दूंगा। 100%। जी, मैं शनि आज भी वाले बोलता हूँ, बंदे ऐसे ही हैं। मैं आज भी अपने आप को जीरो पे मानता हूँ। मैं रोज उठता हूँ और 20 घंटे काम करने की ताकत रखता हूँ, और मैं बोलता हूँ जिस दिन मतलब मेरे को 24 घंटे वाकई में कम पड़ते, रियलिटी है। अब एक और चीज ये भी आती है, देखो हमने इसी चीज पे लोग जिंदगी में हार ना माने, इसके लिए हमने एक मूवी बनाई है, शॉर्ट फिल्म बनाई है, ब्रोकर एक दास्ता दलाल की। कैसे देखूं? यूट्यूब पे जाओ, हम्म। उस पे आप देखो, आप डालो ब्रोकर, शायद पूरा नाम आ जाए, ब्रोकर एक दास्ता दलाल की, या तो आप लिख दो। इतनी शानदार मूवी है, उसमें मैंने मेरा पूरा बायोग्राफी बनाया है। सेकंड पार्ट मैंने किया है, और पहला पार्ट हमने एक लड़के से करवाया हमारी टीम में, ये बहुत अच्छा किया उसने, अमन सिंह नाम है उसका, तो बहुत अच्छा एक्ट किया उसमें। और मूवी ना मतलब आपको हंसाएगी, रुलाएगी, आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, और आखिरी में आपको सक्सेस स्टोरी मिलेगी। तो इतनी शानदार मूवी है। मेरे ऑफिस में जो लोग 6-6 महीने से जीरो पे बैठे थे, क्योंकि हमारे वहाँ पे भी देखो रियल एस्टेट का एक फंडा है, या तो आप 1 महीने में 6 डील कर दोगे, या तो 6 महीने में एक भी नहीं होगी, या साल भर में भी एक नहीं होगी। लेकिन एजेंट तो एजेंट है सर, कल ही 10 डील करिए, क्या बात कर रहे हो। तो ये हर हंसते चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा है, और वो दर्द कितना गहरा नहीं पता। तो फिर भी लोग उठे, बस्ता उठाते, तैयार होते, सूट वूट पहनते, गर्मी में निकल जाते पैदल पैदल। सर क्या था, आज गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी है ही नहीं उसके पास भाई। मतलब इतना दर्द पीड़ा सहन करना पड़ती। आप सोचो 6 महीने जीरो है बंदा, उसकी डील ही नहीं हो रही, और 1 महीने में हो जाती है 6 डील। तो ये सब रियल एस्टेट के फंडे। वो बंदे, 2 बंदे देखे हमने, मूवी का प्रीमियर रखवाया था दुबई में, उसमें हमारे डेन्यूब के जो चेयरमैन है रिजवान साजन साहब, वो भी है उस मूवी के अंदर। तो उन्होंने मेरे को बहुत हिम्मत दी है, जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, लुट गया, तो मेरे को बोले विनय टेंशन मत ले, फिर से शुरू कर, तू कर लेगा यार, बहुत, कोई टेंशन मत ले, कर। बहुत उन्होंने मोटिवेट किया, और बहुत सारे लोगों ने किया। और तब मैं अकेला था, और फिर मैंने, अब मेरे को याद है, मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली ये बात, मैं
वीडियोस बनाता था, मेरा सब कुछ छीन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे कोई नहीं छीन पाया। मेरा सब कुछ छीन गया, मेरे लाए हुए लोग, मेरा नाम, मेरा धंधा, मेरा काम, सब, लेकिन मुझे नहीं छीन पाए, मेरी एनर्जी नहीं छीन पाए। मैंने लैपटॉप ऑन किया, लीड्स आई हुई थी बहुत सारी सोशल मीडिया पे, तो जब खोलता तब 100 मैसेज होता है, इतना ऊपर वाले का कृपा है। तो उसमें मैसेजेस आए हुए थे, सप्ताह में कॉल कर रहा हूँ और लोग बोल रहे हैं विनेशा कॉल कर रहे हैं कि तुम उसकी कंपनी में हो, और मेरे को रोना आ गया। और इतनी लीड्स पड़ी है, मैं काम ही नहीं कर पा रहा, मैं रो रहा हूँ। और लोग ऐसे जो मतलब के लोग थे वो मतलब पे अलग हो गए, जो साथ वाले थे वो एक दो लोग साथ है, लेकिन काम जब आप कर रहे थे, आपका काम बहुत ज्यादा है, करने वाले एक दो लोग ही है, तो कैसे करोगे? रोते रोते मैंने काम शुरू किया और आज 250-300 लोग हो गए, मल्टीपल कंपनीज बन गई, और ना सिर्फ दुबई बेच रहे, इंडिया भी बेच रहे, लंदन का भी ट्राई कर रहे। तो माता रानी की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा है। तो मैं जब भी इंडिया आता हूँ ना, तो एक ऐसे मंदिर जरूर जाता हूँ जहाँ मैं कभी नहीं गया। और वृंदावन गया अभी मैं पिछले दिनों, मैं अयोध्या गया। आप अगर आपके पास टाइम हो ना तो इस साल ना वहाँ जाना, काली घाट जाना। बिल्कुल जाएगा देखिए सर, कोलकाता में काली घाट काली माँ का मंदिर है, ठीक है, आप वहाँ जाइएगा। डर है सर। तो ये स्टोरी है। और एक चीज और मैं बता दूं जो मैंने बताना रह गई मेरी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कितनी रियलिटी कितनी सच है, बट आप देखो दुबई रियल एस्टेट के अंदर ट्रेंड सेट कैसे किए मैंने। बुर्ज खलीफा में कोई वीडियो नहीं बनाता, मेरी पहली वीडियो बनी, वायरल हुई, उसके बाद बुर्ज खलीफा में वीडियो बनाने लगे। मैं डेट के साथ बोल रहा हूँ, आप मेरी डेट चेक करो, बाकी कोई भी डेट चेक करना दूसरे बंदों की। दूसरी चीज, मैंने एक मुहिम चलाई थी, गेट फ्रीडम फ्रॉम रेंट। बहुत अच्छी कहानी है ये, थोड़ा सा 2 मिनट जाएगा इसमें। एक कपल मेरे पास आए, बोले कि हमको घर चाहिए, और मैं दिला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ऑफ प्लान बेच रहा था। तो वो मेरे को बोले कि हम ना 1% भी ना हमारे लिए 10,000 हो जाता है 1 बेड का, तो हमारी इनकम ही 15,000 है, 17,000 है, हम कैसे करेंगे? तो मैंने बोला फिर अब क्या कर सकते हो? बोले आप पे बहुत भरोसा है, आप देखो क्या कर सकते हो। मैं रात में सोया नहीं, रात भर जगह, सोचता रहा। सुबह 4:30-5 बजे मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने कैलकुलेशन किया, 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी ली किसी ने, तो मतलब 10 लाख की किसी ने प्रॉपर्टी ली, 2 लाख का इसको डिपॉजिट देना है, 20% होता है, 4% रजिस्ट्री देना है, 2% ब्रोकरेज, 1% अपना जो है ट्रांसफर फी के आसपास का होता है, जो भी है, मतलब 1% भी नहीं होता है वो, एक्चुअली 4,500 दिरहम होता है। तो वो सब कैलकुलेशन किया और बाकी की ईएमआई बन गई, किस्तें बन गई। अब वो किराया दे रहा है 6,000 दिरहम महीने का, मैंने उसको ईएमआई बना दी 4,000 दिरहम की, और वहां से फिर मैंने लॉन्च किया। अच्छा, वहां पे फिर मैं गया, कॉल किया मैंने सुबह सुबह 8 बजे उनको, मैंने प्रॉपर्टी सर्च करी, इसके बाद में 4-5 प्रॉपर्टी निकाली, फोन किया 8 बजे सुबह, बोला कहाँ हो? तो बोले हम लोग घर पे ऑफिस के लिए जा रहे। बोला ना आप ऑफिस जाओगे ना बच्चे स्कूल जाएंगे, मैं आ रहा हूँ आपके घर 15-20 मिनट में। पहुंचा, गाड़ी ली, पहुंचा, गाड़ी में बिठाया, मतलब चलो आज आपको घर दिलाएंगे। पहला प्रॉपर्टी दिखाया, मजा आ गया उनको। तो मैं बोला नहीं, 5 निकाली, पूरी 5 देखी, 5 देखी, उनको जो सबसे अच्छी लगी वो दिलाई। तब से हमने स्टार्ट किया फ्रीडम फ्रॉम रेंट, रेंट से आज़ादी। क्योंकि लोग, आपने जितने पॉडकास्ट किए होंगे ना, ये सबसे यूनिक होंगे, बता दो क्यों? या आपने देखे होंगे, हर बंदा बात करता है दुबई में 8 से 12% आरओआई की। कोई ना बंदा, कोई आज तक आपने सुना कभी कि कोई 8 से 12% रेंट भी दे रहा होगा? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये चीज है ना, अगर आपको 8 से 12%, अगर मैं आपसे रेंट ले रहा हूँ 8 से 12% साल का, तो आप मेरे को दे भी तो रहे हो, तो मैं तो कमा रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, मेरे प्रॉपर्टी के पैसे फ्री हो रहे। आप 10 साल भी मुझे रेंट दोगे, आपने मेरी प्रॉपर्टी फ्री कर दी, आपका क्या बना? आपका जिस दिन रेंट नहीं आएगा मैं नोटिस दे दूंगा। करेक्ट। ये चीज है। और बैंक के साथ क्या होता है, बैंक बोलता है कि ठीक है, कुछ कूलिंग पीरियड होता है कि आप इस महीने नहीं देते, क्योंकि लोग डरते, जॉब चली गई, देश छोड़ दिया, कुछ हो गया, तो बैंक बोलती है कोई बात नहीं, जॉब चली गई, कोविड आ गया, कुछ हो गया, तो कूलिंग टाइम देते हैं आपको 2-4-6 महीने का। हर बैंक का अलग रहता है, 12 महीने भी रहता है, कुछ रहता है। उसके अलावा आप अगर छोड़ के चले जाते हो देश, रेंटल इनकम से कवर कर दो, क्योंकि रेंटल ज्यादा है, ईएमआई कम है। एक सबसे बड़ी बात, देखो, आपका रेंट रहेगा ना, मालिक निकाल देगा, घर से नहीं निकालेगा, ये चीज है। तो हमने फ्रीडम फ्रॉम रेंट चालू किया। एक ट्रेंड और चालू किया, जैसे मैंने इसी में बताया कि स्टूडियो अपार्टमेंट 2,500 दिरहम की ईएमआई, 1 बेडरूम 4,000 और 2 बेडरूम 6,000 दिरहम के मंथली ईएमआई। बड़े बड़े बिल्डर्स ने इसको, मुझे ऐसा लगता है कि फॉलो किया है, मैं कॉपी नहीं बोलूंगा, गलत शब्द होता है, फॉलो किया। कैसे? वो ऑफ प्लान में लेकर आ गए ये चीज, भैया महीने के 2,500 दिरहम दो, महीने के 4,000 दिरहम दो, 0.25% पे आ गए। अब ये अगर वो आज लेकर आए हैं, मैं तो 2 साल से कर रहा हूं, वीडियोस तो मेरी सारे देखते हैं। एक कम्युनिटी थी,
पहले दुबई साउथ की आपने बात करी, मेरे वीडियोस देखना, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन डाला है उसके ऊपर। 3 साल 4 साल पुरानी बात है, क्या दुबई साउथ होगा, कैसे होगा, क्या है क्या नहीं, प्रॉपर्टीज के रेट तब क्या थे और आज क्या है, और उस पर मैंने बेची है काफ़ी। जब वो मेरे पास माल खत्म हो गया बेचने के लिए, मैं चले गया दमाक हिल्स 2, दमाक का प्रॉपर्टी। पता है आपको, वहाँ पे 3 बेडरूम टाउन हाउस मिल रहा था 1 मिलियन दिरहम में। आज 1 बेडरूम अपार्टमेंट 1 मिलियन दिरहम में दुबई में नहीं मिलता अच्छी जगह। मैं रेडी टू मूव इन टाउन हाउस दे रहा था, और आज वहाँ पे उसी कम्युनिटी में मेरे पास 3 टाउन हाउसेज है दमैक के अंदर, दमैक हिल्स 2 में। ओवरऑल दमैक में मेरे पास 5 प्रॉपर्टी है, 5 टाउन हाउसेज है। तो आप देखो विजन, जो लोगों ने उस टाइम पे ले लिया आज उनके प्राइस डबल हो गए। तो थोड़ा पता है क्या होता है, मैं जो करता हूँ ना बहुत स्टडी करके करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है आई एम ट्रेंड सेटर, आई डोंट नो व्हाई, और लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद दमैक हिल्स 2 को दमैक की टीम ने बहुत बेचा, सब ने बेचा, पूरे मार्केट ने बेचा, और जो मैं लाता हूँ पूरा मार्केट उसके ऊपर लग जाता है। मेरी एक वीडियो जाती है, वायरल होती है, और फिर बता रहा हूँ मैं, इतना फॉलोअर्स नहीं मेरे, वीडियोस कोई मिलियंस में नहीं जाते, बट पता नहीं कैसे आज सोशल मीडिया से मैं 250-300 लोगों की टीम चला रहा हूँ। और एक आखिरी बात जो सबसे बड़ी बता रहा हूँ मैं आपको, जो आज तक आपने शायद सुनी भी नहीं होगी दुबई के बारे में, इतनी बड़ी बात है। आप दुबई कभी आए भी नहीं हो, आप नॉन रेसिडेंट हो, आपको फिर भी मैं लोन करवा दूंगा, इसलिए मैंने लोन की कंपनी खोली है। अच्छा, ये आप ही कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा है? लोन की कंपनी खोली है, नॉन रेसिडेंट को भी हम लोन करा रहे हैं अप टू 60%। और क्या चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए, बढ़िया है, अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और इसीलिए मैं कह रहा था दुबई को आपको ब्रांड एम्बेसडर अपना ले लेना चाहिए, आप बड़ा अच्छा प्रमोट करते हो उनको। थैंक यू सो मच विनय जी यहाँ पे आने के लिए। बहुत आज काफ़ी अच्छा लगा बातें कर एक मुलांग फ्रेंड होते हैं। हाँ एक एक नंबर। तो ऐसे लग रहा था कि मज़ा आ रहा है बात करने में। थैंक यू सो मच। बस बहुत भरोसे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है? भरोसा बना के रखिएगा, और आपने बनाया भी इतने सालों में, आगे ऐसे बहुत बनाइएगा, और आपके भगवान करे आपके सपने पूरे हों। ठीक है, फिर मिलेंगे। राधे राधे। राधे राधे।